दूसरी दुनिया में पूरे 20 साल बिताने के बाद अपना हीरो आखिरकार अर्थ पर लौट आया है और उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? एक मस्त गर्मा गर्म शावर। वो उन छोटी छोटी चीजों का मजा ले रहा था जिनको उसने बहुत मिस किया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सुख, जैसे कि एक एयर कंडीशनर, उसे किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। दूर तक फैले शहर को देखते हुए उसे सुकून की सांस आती है। आखिरकार वो घर आ गया था, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स करने वाला होता है, एक डरावना चेहरा बड़ी सी मुस्कान के साथ कांच की खिड़की से अपना मुंह चिपका लेता है। एक शांत घर वापसी का उसका सपना एक पल में चकनाचूर हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है ठंडा पसीना और एक अनजाना डर। तभी एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट उस शांति को चीरता है, अनाउंस करते हुए कि कॉम्प्लेक्स मनोरंजन जोन नाम की कोई चीज अपीयर हुई है। वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये इरोजन जोन है क्या चीज? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कई सारे साए उस पर मंडराने लगते हैं। उसकी तो रूह कांप जाती है जब वो देखता है कि खिड़कियों पर अजीब मास्क पहने हुए क्रीचर्स की भीड़ लगी है, जिनकी मुस्कान सिर्फ तबाही का इशारा दे रही थी। एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ उनके तेज पंजे कांच तोड़ देते हैं और मॉन्स्टर्स उसके अपार्टमेंट में घुसने लगते हैं। सोचने का टाइम नहीं था, वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंधेरी ठंडी सीढ़ियों की तरफ भागता है। एड्रेनालाइन उसकी रगों में दौड़ रहा था और वो तेजी से सीढ़ियां उतरता है, जबकि क्रीचर्स की चीखें ठीक उसके पीछे आ रही थीं। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, माइनस भागना। इन नए डरावने जीवों से जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना। लेकिन मॉन्स्टर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। एक भयानक झुंड ठीक उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ रहा था। एक टूटी खिड़की देखते ही वो उस पर डाइव मारता है और लटक जाता है, मॉन्स्टर्स को बेवकूफ बनाते हुए। जैसे ही झुंड आगे बढ़ जाता है, वो वापस अंदर कूद जाता है। वो बिल्डिंग के दूसरे सेक्शन में चला जाता है, बड़ी मुश्किल से पीछा कर रहे मॉन्स्टर्स से बचकर अपनी सांसें ठीक करता है। जैसे ही उसे लगता है कि वो सेफ है, उसे पास में एक छोटा बच्चा भागता हुआ दिखता है, जिसे इस तबाही से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बच्चे की फिक्र करते हुए वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है कि तुरंत शेल्टर में चला जाए, लेकिन वो लड़का हाथ में एक डंडा लिए बस पूछता है कि उसने मॉन्स्टर को कहीं जाते देखा है क्या। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। अपने हीरो के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, जब वो बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो उसे मारने जा रहा है। बिल्कुल हक्का बक्का। अपना हीरो बस उसे घूरता रह जाता है। आखिर वो कैसी दुनिया में लौट आया था जहां बच्चे मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं? उस लापरवाह बच्चे को अकेला ना छोड़ पाने की वजह से वो ना चाहते हुए भी इस अजीब निडर लड़के के साथ टीम अप कर लेता है। वो बच्चा, जिसका नाम यून सेओंग था, उसे पिछले 13 सालों की सारी कहानी बताना शुरू करता है जो उसने मिस कर दी थी। उसे पता चलता है कि ये इरोजन जोन बेसिकली मॉन्स्टर पोर्टल्स हैं जो कहीं भी कभी भी अपीयर हो सकते हैं। ये सच्चाई उसके सर पर पहाड़ बनकर टूटती है। वो एक जीते जागते जहन्नुम से बचकर दूसरे में आ गिरा था। वो मन ही मन उस देवी को कोसने लगता है जो उसकी किस्मत के लिए जिम्मेदार थी। लड़का हैरान था कि ये नया आदमी दुनिया के हालात से इतना अनजान क्यों है। अपना हीरो उसे बताता है कि वो कुछ टाइम से अमेरिका में रह रहा था। यून सेओंग बड़े आराम से कुछ वर्ल्ड न्यूज़ बताता है, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो चुपके से अपनी बेटी को सेफ कोरिया भेजने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो बच्चा अपने फेवरेट हंटर की तारीफें करने लगता है, जनाबी गिल्ड की एक लड़की जिसका नाम ली सीउन है। अपने हीरो को उस हंटर की एक इमेज दिखाई जाती है, एक वॉरियर जो बड़ी सी तलवार के साथ एक विशालकाय जानवर के सामने खड़ी थी। उसके दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही थी। आम इंसान आखिर इतने बड़े लेवल पर मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ रहे हैं, जो उसने सिर्फ जादू और तलवारों की दुनिया में देखा था? इस नई अजीब सच्चाई के बारे में सोचते हुए उसके वेटरन इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। अचानक वो उस बकबक करने वाले लड़के के मुंह पर अपना हाथ रख देता है, उसे तुरंत चुप कराते हुए। उसने उन्हें सेंस कर लिया था, वो यहां अकेले नहीं थे। कोने से झांकते हुए उसकी आंखें फोकस से सिकुड़ जाती हैं। मास्क पहने हुए क्रीचर्स के एक नए झुंड ने उन्हें ढूंढ लिया था। उनकी क्रीपी मुस्कान देखकर रूह कांप रही थी। उसकी तेज निगाहें आसपास के एरिया को स्कैन करती हैं। जल्दी से खतरे को समझते हुए वो गिनता है 5 नहीं 6 थे। एक अंधेरे में छुपा हुआ था। वो यूनसियों को बचाने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसका दिमाग तेजी से एक प्लान बना रहा था। लड़के की पहले वाली सारी बहादुरी एकदम गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेते हैं डर से निकले आंसू। जैसे ही वो फाइट के लिए तैयार होता है, अपने हीरो को अपने आसपास एक जानी पहचानी एनर्जी महसूस होती है। एक हल्की नीली ऑरा चमकने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, ये माना था दूसरी दुनिया की पावर का असली सोर्स यहां अर्थ पर भी मौजूद था। एक पुरानी याद उसे उस बेइंतहा पावर की याद दिलाती है जो कभी उसके पास थी। एक मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और आगे लपकता है,
शिकार के इंतजार में उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। लेकिन अपना हीरो बस एक उंगली उठाता है और बड़ी आसानी से हवा में मौजूद माना को चैनल करने लगता है। बेशक उसके 20 साल का जमा किया हुआ माना जा चुका था, लेकिन वो अभी भी उस पावर को यूज कर सकता था जो उसकी रूह में बसी हुई थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। फायर पावर शायद कम हो, लेकिन इन छोटू मोटू दुश्मनों के लिए ये काफी से भी ज्यादा था। आगे बढ़ता हुआ मॉन्स्टर पल भर में ही दूसरी दुनिया की काली आग के एक बवंडर में समा जाता है। यून सियांग का डर अब हैरत में बदल चुका था। पावर का ये अद्भुत नज़ारा देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक हंटर यूट्यूब वीडियो से मिली कन्फर्मेशन किल की टिप याद आते ही वो बच्चा बेवकूफ़ी में उस जलती हुई लाश की तरफ भागता है। अपना हीरो घबराहट में उस पर चिल्लाता है, रुक जा। बच्चे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज से पंगा ले रहा है। जैसा उसने सोचा था, मॉन्स्टर, जो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, अंगारों से निकलकर लड़के पर झपटता है। लेकिन अपना हीरो पहले से ही वहां था, उस जानवर का सर पकड़ते हुए। उसके पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम की एक खास प्रॉपर्टी है। ये तब तक नहीं बुझती जब तक उसका टारगेट पूरी तरह से राख न हो जाए। वो बच्चे को एक कड़क लेक्चर देता है, कहते हुए कि उसे नहीं पता यूट्यूब क्या है, लेकिन उसे वो देखना तुरंत बंद करना होगा। बुरी तरह से डरा हुआ बच्चा बस घूरता रहता है, जबकि अपना हीरो शांति से उसके और दोबारा जलते हुए मॉन्स्टर के बीच खड़ा था। एक ढंग के हथियार के बिना वो लड़के से उसका डंडा उधार मांगता है। ये कुछ खास नहीं था, लेकिन एक अनुभवी वॉरियर के लिए इससे काम चल जाएगा। डंडा हाथ में लिए वो बाकी बचे 5 मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए मुड़ता है। उसके पोस्चर से एक खतरनाक शांति झलक रही थी। पलक झपकते ही वो तबाही का एक तूफान बन जाता है और पूरे झुंड को बड़ी बेरहमी और तेजी से खत्म कर देता है। वो ऐसी स्पीड और सफाई से मूव करता है जो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। एक मामूली लकड़ी के डंडे को एक जानलेवा हथियार में बदल देता है। यून स्योंग की तो बोलती ही बंद हो जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने आज तक किसी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा था। तेज सांस लेते हुए अपना हीरो जीतकर खड़ा था, मॉन्स्टर्स की तड़पती हुई लाशों से घिरा हुआ। जमीन अब एक भयानक कैनवस बन चुकी थी, जो उसके दुश्मनों के काले खून से रंगीन थी। वो गुस्से से अपना जबड़ा भींच लेता है। वो अर्थ पर इस बदबू से बचने के लिए, शांति से जीने के लिए लौटा था, ना कि एक और जंग लड़ने के लिए। आखिरकार वो अंडरग्राउंड शेल्टर तक पहुंच जाते हैं, जहां दर्जनों लोग डर के मारे एक साथ छिपे हुए थे। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है। अपना हीरो और यूनसियोंग शेल्टर के अंदर आते हैं। तबाही की आवाजें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थीं। भीड़ को चीरती हुई एक अच्छे कपड़ों वाली औरत आगे आती है, जो यूनसेओंग का नाम चिल्ला रही थी। वो उसकी माँ थी। वो रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लेती है और अपने हीरो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे सेफली वापस लाया। वो उसके डिज़ाइनर कपड़ों और महंगे ईयरिंग्स को देखता है और समझ जाता है कि यूनसेओंग एक अमीर घर का लड़का है। तभी उसकी बचकानी बहादुरी का राज समझ आता है। अचानक लोगों की डरी हुई फुसफुसाहट डरावनी चीखों में बदल जाती है। एक जोरदार धमाके के साथ एक विशालकाय काला मुक्का शेल्टर की बाहरी दीवार को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कागज की बनी हो। दीवार टूटकर गिर जाती है और सामने एक ऐसा जानवर दिखता है जो पहले वालों से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। उसका बड़ा सा मुंह, जिसमें नुकीले दांतों की कई कतारें थीं, एक ऐसी दहाड़ मारता है जिससे पूरी भीड़ डर से जम जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सुरक्षा का वादा टूट चुका था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। यूनसेओंग घबराहट में अपने हीरो पर चिल्लाता है कि इस बार उसे भी उनके साथ भागना होगा, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। उसका चेहरा ठंडे गुस्से और गहरी निराशा से भरा हुआ था। वो अपनी मुट्ठी भींचता है। उसका शरीर कांप रहा था। वो तो बस अपने शांत घर लौटना चाहता था। क्या ये बहुत ज्यादा मांग लिया था उसने? निराशा की एक लहर उस पर छा जाती है। वो उस अमीर बच्चे की तरफ मुड़ता है जो इतने पैसे और साफ खतरे के बावजूद अभी भी एक हीरो बनने का सपना देखता है। एक नया खतरा सामने देखकर वो यूनसेओंग से एक सीधा सा सवाल पूछता है, जब वो आराम से छिपकर रह सकता है तो वो एक हंटर क्यों बनना चाहता है? लड़के का चेहरा कठोर हो जाता है, भारी दिल से। वो बताता है कि उसने अपने पिता को मॉन्स्टर्स के हाथों खो दिया था, एक ऐसे बंकर में जिसे वो सेफ समझते थे। उस दिन उसने एक कड़वा सबक सीखा था, अर्थ पर कोई भी जगह सच में सेफ नहीं है। जिंदा रहने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए दिल में बदले की आग लिए यूनसेओंग अपना सपना बताता है, सबसे स्ट्रांग हंटर बनना और इस दुनिया को बचाना। अपना हीरो उस लड़के के पक्के इरादे से काफी प्रभावित होता है। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आती है जब वो लड़के से कहता है कि वो एक बहुत बढ़िया हंटर बनेगा। लेकिन वो आगे कहता है कि यूनसेओंग वो नहीं होगा जो इस दुनिया को बचाएगा। जब लड़के की माँ उसे खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करती है, अपना हीरो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। वो समझ नहीं पाता, अगर वो दुनिया को नहीं बचाएगा तो फिर कौन बचाएगा? यूनसेओंग पीछे मुड़कर देखता है
उस आदमी की बातों से कंफ्यूज और शॉक्ड। अपना हीरो मुड़ता है और मॉन्स्टर की तरफ चलने लगता है, डरे हुए लोगों को पीछे छोड़कर। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो आखिरकार अपना इरादा जाहिर करता है, दुनिया बचाना। ये काम उस पर छोड़ देना बेहतर है, जो ये एक बार पहले भी कर चुका है। हमारा हीरो अपने उस वादे को याद करता है। इरोजन जोन से जिंदा बचने के बाद उसने बड़े जोश में ऐलान किया था कि वो इस दुनिया को बचाएगा। लेकिन उसका ये हीरो वाला जज्बा ज्यादा देर तक नहीं टिका। 20 सालों से दूर रहे आज के जमाने के ऐशो आराम के आगे उसके दुनिया बचाने के बड़े बड़े इरादे जल्द ही हवा हो गए। हीरो वाली जिंदगी की जगह अब एक हार्डकोर गेमर की लाइफ ने ले ली थी, जो एनर्जी ड्रिंक्स और मॉनिटर की चमक के सहारे चल रही थी। स्क्रीन पर विक्ट्री लिखा आता है, लेकिन ये जीत उसे खोखली लगती है। ये आसान सी जिंदगी अब उसे बोर करने लगी थी। वो एक और कैन खोलता है। ये छोटी सी खुशी उन जानलेवा लड़ाइयों से बिल्कुल अलग थी, जिनका वो कभी हिस्सा था। वैसे भी जब प्रोफेशनल हंटर्स मौजूद हैं, तो उसने सोचा कि दुनिया को उसकी ज़रूरत ही क्या है। भूख लगने पर वो कुछ खाना ऑर्डर करने के लिए अपना फ़ोन उठाता है, माइनस एक ऐसी लग्जरी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक कड़वी सच्चाई उसकी इस सुस्त दोपहर पर ब्रेक लगा देती है। उसका बैंक अकाउंट लगभग खाली था, जिसमें सिर्फ 3.200 वॉन बचे थे। उसे याद आता है कि इस बॉडी का असली मालिक यू चांसोक एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था, जो एक इरोजन जोन की वजह से दिवालिया हो गई और उसकी नौकरी चली गई। नौकरी से मिले पैसे खत्म हो चुके थे और इकोनॉमी की हालत खस्ता थी, इसलिए एक नॉर्मल जॉब मिलना तो नामुमकिन था। मॉन्स्टर्स से भरी इस दुनिया में एक कंगाल और बेरोजगार आदमी आखिर क्या ही कर सकता है। जब वो पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी उसके फोन पर एक हंटर रिक्रूटमेंट का ऐड देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो मुस्कुराता है। आखिर इस खास तरह के काम का उसके पास काफी एक्सपीरियंस जो था। और बस वो खुद को हंटर एसोसिएशन के विशाल हेडक्वार्टर्स के सामने पाता है। अंदर कदम रखते ही वो एक्साइटमेंट से भर जाता है, अपने नए करियर की शुरुआत करने के लिए एकदम तैयार। पूरा हॉल दूसरे उम्मीदवारों से खचाखच भरा था, लेकिन उनमें से 2 लोग कुछ ज्यादा ही अकड़ में दिख रहे थे। वो बातें कर रहे थे कि कैसे ये सिलेक्शन एग्जाम अब बस एक मजाक बनकर रह गए हैं, जो सिर्फ अपना यूनिक ट्रेड दिखाने की एक फॉर्मेलिटी है। नुकीले बालों वाला बंदा दूसरे कैंडिडेट्स का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नौसिखिया बुला रहा था। तभी एक रौबदार शख्सियत भीड़ के बीच से आगे बढ़ती है और सारी खुसर फुसर शांत हो जाती है। वो ऊपर देखता है और उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। भला ऐसी जबरदस्त एंट्री कौन मार सकता है? उस लड़के का तो मुंह ही खुला रह जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि ली सियून थी, वही हंटर जिसकी वो बड़बोला तारीफ कर रहा था। पूरे हॉल में शोर मच जाता है। दुनिया की 10th रैंक वाली वर्ल्ड हंटर और जानाबी गिल्ड की पार्टनर खुद यहां मौजूद थी। सब लोग हैरान थे। आखिर इतनी बड़ी हंटर एक रूकी सिलेक्शन एग्जाम में किसी को स्काउट करने क्यों आएगी? लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वो जरूर किसी खास कैंडिडेट के लिए आई है। उसका ध्यान हान सांगा की फाइल पर था, जो अकादमी की ग्रेजुएट और बिजली की ताकत वाली एक होनहार तलवारबाज थी। वो मजाक में पूछती है कि क्या वो बैटरियां भी चार्ज कर सकती है, जिस पर उसका कलीग उसे बुरी तरह घूरता है। वो लोग सांगा की स्किल्स पर बात करते हैं और कहते हैं कि वो टैलेंटेड तो है, पर उसे असली दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। उसका नुकीले बालों वाला कलीग जोर देकर कहता है कि इरोजन जोन में हंटिंग करना ही असली मुकाबला होता है। वो बहस करता है कि एकेडमी के टॉपर्स असली खतरे को देखकर अक्सर घबरा जाते हैं। ली सियून उसे एक कैंडी देते हुए कहती है कि मैं भी तो यही कह रही हूं, जिसे वो न चाहते हुए भी ले लेता है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग ली है, वो मैदान में मुश्किल से ही टिक पाते हैं। उसे लगता है कि हान सांगा को असली लड़ाई के खौफ से उबरने में बहुत टाइम लगेगा। इसी बीच भरे हुए एरिना में अनाउंसर की दमदार आवाज गूंजती है, जो टूर्नामेंट के आगाज का ऐलान करती है। ली सियून बड़े ठंडे अंदाज में सब देख रही थी और मानो कह रही हो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ और खुद को मेरे ध्यान के काबिल साबित करके दिखाओ। अचानक कमेंटेटर का ध्यान एक बहुत ही अजीब चीज पर जाता है। वो एक ऐसे कैंडिडेट की ओर इशारा करता है जो बस एक आम इंसान था, जिसका किसी भी हंटर एकेडमी से कोई लेना देना नहीं था। कैमरा हमारे हीरो की तरफ जाता है, जो स्टेज पर बिना किसी टेंशन के एकदम शांत खड़ा था। अनाउंसर उसका नाम लेता है, कैंडिडेट यू चांसोक। नियम साफ थे, कोई पर्सनल हथियार इस्तेमाल नहीं होगा और किसी को जानलेवा चोट नहीं पहुंचानी है। वो अपने गोल सेट करता है। पहला, इस बर्बाद होती दुनिया को बचाना। दूसरा, बढ़िया खाना और मजे से जीना। और इसके लिए उसे इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाना होगा। उसका अपोनेंट भाले वाला एक घमंडी लड़का उसे देखकर एक तिरछी स्माइल देता है। दोनों ही कंटेस्टेंट अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कमेंटेटर मैच के शुरू होने का ऐलान कर देता है। वो ब्लॉन्ड लड़का तुरंत एक्शन में आ जाता है
और उसका भाला आग से घिर जाता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए चांदसोक का मजाक उड़ाता है कि वो तो जरा सा माना भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा। हमारा हीरो बस उसे देख रहा था और उसके चेहरे पर बोरियत साफ झलक रही थी। वो लड़का, जो खुद को बहुत बड़ा तोप समझ रहा था, ऐलान करता है कि वो एकेडमी का अनडिफीटेड स्पीयर मास्टर है। लेकिन जैसे ही वो आग का भाला उसे लगने वाला होता है, चांदसोक पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उसे चलाने वाले की आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं। वो सीधा उस स्पीयर मास्टर के मुंह के सामने आ जाता है और बड़े आराम से कहता है, तुम भाला बहुत बेकार चलाते हो। इससे पहले कि वो लड़का कुछ समझ पाता, चांदसोक उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे उसकी सांस ही रुक जाती है। और फिर एक जबरदस्त अपरकट, जिससे उसका अपोनेंट हवा में उड़ जाता है और जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो जाता है। मैच पलक झपकते ही खत्म हो गया। वो स्पीयर मास्टर जमीन पर बेहोश पड़ा था। चांदसोक उसके ऊपर खड़ा होकर बड़े आराम से कहता है कि उसने खाली हाथ इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि भाला यूज करना ओवरकिल हो जाता। वो ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि क्या सच में एक हंटर कैंडिडेट का एवरेज लेवल बस इतना ही होता है। स्टैंड से देख रही ली सियून की दिलचस्पी अब बढ़ जाती है। आखिर ये मिस्टीरियस फाइटर है कौन? उसके साथी भी कंफ्यूज्ड थे। वो उसकी फाइल में देखते हैं कि वो तो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का पुराना कर्मचारी था। वो नोटिस करते हैं कि उसके पास जमा हुआ माना भी लगभग 0 है और उसकी जीत को बस एक तुक्का समझकर टाल देते हैं। वो नुकीले बालों वाला स्काउट अपनी बकवास जारी रखता है। ली सियून उसे चुप कराने के लिए उसकी तरफ एक कैंडी फेंकती है, लेकिन उसकी थ्योरी अलग थी। ये आदमी सिर्फ लकी नहीं है, वो जानबूझकर अपना माना दबा रहा है। वो हैरान थी कि ऐसा कर पाना आखिर मुमकिन कैसे है। ली सियून अपनी कुर्सी से उठती है और वहां से जाने लगती है। वो उसकी असली स्किल्स अपनी आंखों से देखना चाहती है। उसका साथी पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? वो जवाब देती है कि उसे एसोसिएशन डायरेक्टर से मिलना है। वापस एरीना में चांदसोक को अपनी गर्दन में हल्की मोच महसूस होती है। खुद को काबू में रखना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो फैसला करता है कि अब और टाइम पास नहीं करेगा और बाकी के सारे मैच एक झटके में खत्म कर देगा। इसके बाद जो होता है वो पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला था, एक के बाद एक। चांदसोक बिना किसी मेहनत के अपने सभी अपोनेंट्स की धज्जियां उड़ा देता है। उसका सामना एक ब्रॉलर और एक तलवारबाज से होता है, लेकिन कोई भी उस पर एक भी हमला नहीं कर पाता। वो अब सच में निराश होने लगता है। क्या इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी ढंग का फाइटर नहीं है? उसके मन के इस सवाल का जवाब उसे तब मिलता है जब भीड़ एक साथ चिल्ला उठती है। अब बारी थी फाइनल्स की। उसका मुकाबला था हान सांगा से, अकादमी की टॉपर और वही लड़की जिसे देखने के लिए ली सियून आई थी। चांदसोक उसे एक नज़र देखता है। आखिरकार कोई तो मिला जिसके पास थोड़ी इज्जतदार मात्रा में माना है। वो उसे घृणा से देखती है और कहती है कि उसका यहां तक पहुंचना बस एक तुक्का था जो अब खत्म होने वाला है। वो बस अपना सिर खुजलाता है। इस तरह की फालतू की बातों से वो तंग आ चुका था। उसके इस कैजुअल एटीट्यूड पर वो ताना मारती है और अपनी पावर को उजागर करती है, जिससे उसके चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। वो उसे वार्न करती है कि वो उस पर बिल्कुल रहम नहीं करने वाली। वो शांति से उसे धन्यवाद कहता है और साथ में ये भी जोड़ता है कि वो भी अपना यूनिक ट्रेट इस्तेमाल नहीं करेगा, कहीं उसे चोट न लग जाए। सांगा उसकी इस ढिठाई को देखकर दंग रह जाती है। फाइनल मैच शुरू होता है और सांगा फौरन अपना सिग्नेचर मूव चला देती है। बिजली की रफ्तार से एक झटके में वो अपनी तलवार से एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल स्लैश उसकी तरफ छोड़ती है, लेकिन चांदसोक बड़े आराम से एक बैकफ्लिप मारकर उससे बच जाता है। सांगा की आंखें यकीन न कर पाने की वजह से बड़ी हो जाती हैं। उसने उसके बिजली जैसे तेज हमले को बस एक कूद से टाल दिया। वो शांति से उसके मूव को समझता है और जान जाता है कि उसने अपनी तलवार के लिए एक रेलगन इफेक्ट बनाने के लिए मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया था। वो जमीन पर लैंड करता है, बिल्कुल भी इंप्रेस हुए बिना। वो उससे कहता है कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन तुम एक फाइट का सबसे जरूरी हिस्सा भूल गई। वो उसकी सबसे बड़ी गलती की ओर इशारा करता है कि वो स्पीड पर इतना ज्यादा फोकस थी कि उसने अपनी मैग्नेटिक रेल से अटैक का रास्ता पहले ही बता दिया था। उसकी वो नीचा दिखाने वाली मुस्कान ही सब कुछ बयां कर देती है। एक असली योद्धा के लिए उसका अल्टीमेट मूव बच्चों का खेल था। गुस्से से आग बबूला होकर सांगा अपनी टेक्निक छोड़कर एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल अटैक के साथ आगे लपकती है। चांदसोक आसानी से साइड हट जाता है और उसे बेवकूफ़ कहता है कि जब उसने उसके सबसे तेज हमले को ही चकमा दे दिया, तो अब वो एक धीमा हमला क्यों कर रही है? अपनी हदों को पार करते हुए सांगा बिजली का एक विशाल तूफान छोड़ती है, माइनस ये उसकी आखिरी और हताश कोशिश थी। पूरा एरिना हरे और लाल रंग की एनर्जी की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक में डूब जाता है। चांदसोक देख लेता है कि वो जबरदस्ती माना जमा कर रही है, एक ऐसा कदम जो उसके अपने शरीर को ही तबाह कर देगा। वो आह भरता है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। और वो उस बिजली के तूफान के बीच से गुजरता है। उसे एक खरोंच तक नहीं आती। वो उससे कहता है,
अगर दर्द हो तो अपना बायां हाथ उठाना। ये एक बेहद शांत लेकिन डरावना कमांड था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो उसके करीब आकर उसके जोड़ों पर एक के बाद एक सटीक और काम तमाम कर देने वाले वार करता है। उसका शरीर अकड़ जाता है और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। ये हमला लगातार और बेहद कारगर था, जैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की कोई मास्टर क्लास चल रही हो। उसकी आंखें पूरी तरह ऊपर चढ़ जाती हैं और हान सांगा पूरी तरह हारकर जमीन पर ढेर हो जाती है। पूरी भीड़ बस खामोश होकर देखती रह जाती है। एकेडमी की टॉपर को बुरी तरह से पछाड़ दिया गया था। वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। मैच साफ तौर पर खत्म हो चुका था। उसने अपने माना पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया और फिजिकल ट्रेनिंग की बेसिक चीजों को अनदेखा कर दिया। तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल दिखाई देती है। वो देखता है कि वो तड़प रही है और अपना बायां हाथ ऊपर उठा रही है। वो मुस्कुराता है और अपने पहले दिए कमांड के बारे में सोचता है कि दर्द होने पर हाथ उठाना। उसे हैरानी होती है कि उसने सच में वैसा ही किया। दूसरे ऑफिशियल्स के दौड़कर आने पर रेफरी हारी हुई सांगा के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कमेंटेटर के कान में कुछ कहता है। अचानक कमेंटेटर की आवाज गूंजती है जो एक जरूरी अनाउंसमेंट कर रहा था। वो बताता है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल को बदल दिया गया है। चांसोक कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो तो जीत गया, अब और क्या बाकी है? अनाउंसर बताता है कि अब चांसोक और एक एक्टिव प्रोफेशनल हंटर के बीच एक स्पेशल मैच होगा। इस मैच को खुद एसोसिएशन डायरेक्टर ने अपनी स्पेशल परमिशन से मुमकिन बनाया है। भीड़ का रिएक्शन देखकर वो सब समझ जाता है। उनके जोश को देखते हुए उसका अगला अपोनेंट कोई बहुत बड़ा नाम होने वाला है। अब वो समझ गया, ये उसकी असली काबिलियत को जांचने के लिए एक टेस्ट है। लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, चाहे दुनिया कोई भी हो। एक शख्स एरेना में दाखिल होता है जिसकी विशाल ग्रेट स्वॉर्ड जमीन पर निशान बना रही थी। ये जाना भी गिल्ड से ली सियून थी। वो चांसोक से कहती है, अब तक ये स्टेज तुम्हारे लिए बहुत छोटा था। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो उसे एक मैच के लिए चैलेंज करती है, यहीं और अभी। चांसोक उससे निकलने वाले भारी दबाव को महसूस कर सकता था। वो कोई मामूली हंटर नहीं, बल्कि एक असली पावर हाउस थी। अपनी मौजूदा बॉडी के साथ हथियार लेकर भी ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आ जाती है। वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी चैलेंज से पीछे हट जाएं। जैसे ही चांसोक तुरंत फाइट के लिए हाँ कर देता है, अनाउंसर हैरानी से हकलाने लगता है। ली सियून की मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। उसकी ये दिलेरी वाकई इंप्रेसिव थी। चांसोक सोचता है कि जब लड़ना ही है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर सबसे बेस्ट रिजल्ट हासिल किया जाए। वो बड़े आराम से एरिना में पड़ा एक भाला उठा लेता है, हाथ में हथियार और आंखों में एक खतरनाक चमक लिए। वो फैसला करता है कि अब अपनी वैल्यू थोड़ी और बढ़ाने का टाइम आ गया है। जैसे ही बैटल शुरू होती है, वहां मौजूद भीड़ और ली सियून के खुद के साथी सब हक्के बक्के होकर बस देखते रह जाते हैं। यहां तक कि प्रोफेशनल कमेंटेटर की भी बोलती बंद हो जाती है फाइट की ऐसी जबरदस्त और धमाकेदार शुरुआत देखकर। ली सियून अपनी विशाल ग्रेट स्वॉर्ड से नीचे की तरफ एक जोरदार स्लैश मारती है, एक ऐसा मूव जो इस फाइट को पल भर में खत्म कर सकता था। लेकिन चांसोक अपने दांत पीसते हुए किसी तरह उस कमजोर से भाले से उस जबरदस्त हमले को रोक लेता है। हमले का वजन इतना ज्यादा था कि वो कांप रहा था और ये सोचकर हैरान था कि एक लड़की के शरीर में इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है। इस टक्कर से एक जबरदस्त शॉकवेव पूरे एरिना में फैल जाती है। चांसोक फौरन एक जोरदार किक जड़ देता है जिससे ली सियून पीछे की तरफ उड़ जाती है। वो मुस्कुराती है और नोटिस करती है कि मैच शुरू होने के बाद से चांसोक की स्पीड काफी कम हो गई है। बुरी तरह हांफते हुए चांसोक मन ही मन सोचता है कि भले ही उसे ली सियून के अटैक में कमजोरियां दिख रही हैं, पर उसका अभी का शरीर इतना फिट नहीं है कि वो उन मौकों का फायदा उठा सके। ली सियून मजाक उड़ाते हुए उसकी तारीफ करती है कि वो 5 मिनट तक टिक गया, जबकि उसे तो उम्मीद थी कि वो 30 सेकंड में ही ढेर हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें आराम करने देती हूँ। और इतना कहकर वो अपनी विशाल ब्लेड नीचे ले आती है। चांसोक, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, खुद को बचाने के लिए बेताबी से अपने भाले को ऊपर उठाता है। जब वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तो उसे एहसास होता है कि अब अपना छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसका इसे इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, पर अब उसे ये करना ही होगा। वो एक ऐसी पावर का इस्तेमाल करता है जो उसने वापस लौटने के बाद से अब तक नहीं की थी, पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम। ली सियून का हमला उस जगह को चकनाचूर कर देता है जहां चांसोक अभी अभी खड़ा था। वो आराम से नीचे उतरती है और चारों ओर देखती है, ये सोचते हुए कि अभी अभी हुआ क्या। वो हैरान थी। उसने इतनी ताकत से वार किया था कि चांसोक के लिए उससे बचना नामुमकिन होना चाहिए था। तभी अचानक चांसोक के शरीर से एक खतरनाक काली एनर्जी निकलने लगती है। वो अपने स्पेशल मूव का नाम बताता है, एक ऐसी पावर जिस पर उसे धरती पर लौटने से पहले सबसे ज्यादा भरोसा था। वो बताता है कि ये वही टेक्निक है जिसे वो दूसरी दुनिया में लगातार इस्तेमाल करता था।
वो अपनी अनोखी पावर के सबूत के तौर पर अपने कपड़ों की तरफ इशारा करता है जो बिल्कुल सही सलामत थे। वो बताता है कि ये काली आग किसी फिजिकल चीज को नहीं जला सकती, बल्कि ये फ्यूल के तौर पर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जलाती है। फिलहाल वो यादों या ईगो जैसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स को तो नहीं जला सकता, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे जलाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ली सियून शॉक में देखती है क्योंकि चांसियोक अचानक तेज हो जाता है और उसके मूवमेंट्स और भी शार्प हो जाते हैं। वो जिस कॉन्सेप्ट को जला रहा है वो है फटीग। चांसियोक पूरी तरह से अपनी एनर्जी वापस पाकर आगे बढ़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी कम देर में वो अपना सारा स्टैमिना वापस कैसे रिकवर कर सकता है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है और लड़ाई का पासा अचानक पलट जाता है। ली सियून को हवा की माना डेंसिटी में एक अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस होता है। वो समझ जाती है कि ये चांसियोक ही कर रहा है। वो हम व्यूअर्स को बताता है कि जैसे नॉर्मल आग से हीट निकलती है, वैसे ही उसका पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम किसी कॉन्सेप्ट को जलाने पर माना रिलीज करता है। इससे एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल बन जाता है। आग उसकी फटीग को जलाती है और उस प्रोसेस से निकलने वाला माना आग को और ज्यादा फटीग जलाने के लिए फ्यूल देता है। वो अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमा लेता है, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर। उसकी स्पेशलिटी अब सामने आती है, एक लंबी थका देने वाली लड़ाई। ली सियून ये देखकर काफी इंटरेस्टेड हो जाती है और उसकी इस अजीब एबिलिटी की लिमिट्स टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। उनकी लंबी चलती लड़ाई के जबरदस्त फोर्स से एरिना का फर्श लगातार टूटता और बिखरता जा रहा है। वो पूछती है कि क्या उसका इरादा हमेशा के लिए ऐसे ही लड़ते रहने का है। अब पूरी तरह से वार्म अप हो चुका चांसियोक कहता है कि वो अभी भी जारी रख सकता है। फिर वो शरारत से पूछता है कि क्या उसे चिपकू टाइप के लोग पसंद हैं। मुंह बनाते हुए वो साफ साफ कह देती है कि उसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम की एक कमजोरी भी है, नॉर्मल आग की तरह ये भी पीछे राख छोड़ जाती है। एक बार जब कॉन्सेप्ट पूरी तरह जल जाता है तो आग भी बुझ जाती है। कुछ देर बाद ली सियून अपनी घड़ी देखती है तो पता चलता है कि यकीन न आने वाले 4 घंटे और 17 मिनट बीत चुके हैं। पूरी तरह थककर चांसियोक जमीन पर लेट जाता है और नाटकीय ढंग से उसे बख्श देने की भीख मांगता है। उसके ऊपर खड़ी होकर ली सियून पूछती है, बस हो गया तुम्हारा? तभी ली सियून अपनी चेस्ट पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकालती है। स्टैंड से स्पाइकी बालों वाला उसका साथी उस लॉलीपॉप को देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। उसकी मेहनत के इनाम के तौर पर ली सियून चांसियोक को एक बड़ा सा लॉलीपॉप देती है और साथ में अपना बिजनेस कार्ड भी पकड़ा देती है। वो कार्ड लेता है जिस पर लिखा होता है कि वोजनाबी एलएलसी के लिए एक पार्टनर हंटर है। वो उसे बाद में कॉल करने को कहती है ताकि वो डिटेल्स में बात कर सकें। स्पेशल मैच खत्म होने के साथ ही अनाउंसर ऑफिशियली यू चांसियोक को हंटर सिलेक्शन का विनर घोषित कर देता है। कुछ देर बाद चांसियोक अपने मीठे इनाम का मजा लेते हुए स्मार्टफोन पर अपना नया हंटर लाइसेंस देख रहा होता है। वो इस टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान है और याद करता है कि उसके ज़माने में तो लाइसेंस सिर्फ कागज़ के होते थे। वो ऐप को स्क्रॉल करता है जिसमें हंटर कम्युनिटी और गियर मार्केटप्लेस से लेकर इमरजेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक सब कुछ था। तभी एक भारी आवाज़ उसका नाम पुकारती है। पहाड़ जैसा एक आदमी उसके पास आता है और चांसियोक की तारीफ करते हुए कहता है कि वो कैमरे से ज़्यादा असलियत में अच्छा दिख रहा है। चांसियोक उस आदमी के विशाल साइज को देखकर चौंक जाता है और अंदाज़ा लगाता है कि वो 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होगा। वो विशाल आदमी अपना नाम यून सुंघ्युन बताता है और चांसियोक को एक बिजनेस कार्ड देता है। कार्ड पर लिखा था कि वो तेबे का नाम के एक गिल्ड का पार्टनर हंटर है। सुंघ्युन सीधे मुद्दे पर आता है और चांसियोक को अपनी टीम में एक जगह ऑफर करता है। वो वादा करता है कि उसकी गाइडेंस में चांसियोक यकीनन बहुत आगे जाएगा। चांसियोक समझ जाता है कि वो आदमी ईमानदारी से बोल रहा है। ली सियून का कार्ड याद करते हुए वो बड़ी विनम्रता से सुंघ्युन को बताता है कि उसके पास पहले से ही एक और ऑफर है और उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सुंघ्युन जोर से हंसता है। उसे तुरंत जवाब की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसका दोस्ताना अंदाज एक पल में गायब हो जाता है। वो चांसियोक के बहुत करीब आकर उसका कंधा पकड़ लेता है और उसे ध्यान से फैसला करने की चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही सुंघ्युन थोड़ा दूर जाता है, चांसियोक फैसला कर लेता है कि तेबेक गिल्ड उसकी लिस्ट से बाहर है। वो फौरन अपना फोन निकालकर एक कॉल करता है। ली सियून फोन उठाती है और चांसियोक पूछता है कि उन्हें कहाँ मिलना चाहिए। उसके बताए रास्ते पर चलकर वो खुद को एसोसिएशन बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर धटनाम के एक कैफे के बाहर पाता है। दरवाजे पर एक खुशमिजाज वेट्रेस उसका स्वागत करती है। अंदर ली सियून उसे हाथ हिलाकर बुलाती है। उसकी टेबल पर पहले से ही एक फैंसी डेजर्ट रखा हुआ था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, वो पूछती है कि क्या उसे रास्ते में कोई परेशानी हुई। चांसियोक सीट पर बैठता है और उसे उस डरावने विशाल आदमी के बारे में बताता है जो उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। वो जानती थी कि वो तेबेक के यून सुंघ्युन की बात कर रहा है
और बताती है कि अब जब सुंगह्युन ने अपना दांव चल दिया है तो दूसरे गिल्ड उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। चांसियोक मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि जनाबी भी अब रेस से बाहर है। वो उसे ये बताकर हैरान कर देती है कि उसका उसे रिक्रूट करने का कोई इरादा है ही नहीं, बल्कि वो उसे एक अलग रास्ता सुझाती है, एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करना, किसी भी गिल्ड से आज़ाद। चांसियोक कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा था कि गिल्ड ज्वाइन करना ही एकमात्र रास्ता है। ली सियोन एक सिंपल सा चार्ट निकालकर गिल्ड के अंदर के 3 मेन रैंक्स के बारे में बताती है, जूनियर, सीनियर और पार्टनर। वो और समझाती है, दिखाते हुए कि गिल्ड कैसे टीम्स में बटे होते हैं जिन्हें पार्टनर हंटर्स लीड करते हैं और उनके नीचे सैलरी पर सीनियर और जूनियर हंटर्स काम करते हैं। वो बताती है कि पार्टनर हंटर्स अलग होते हैं, उनके पास गिल्ड के शेयर्स होते हैं और वो प्रॉफिट भी बांटते हैं, बिल्कुल एक बिजनेस रजिस्टर करने की तरह। चांसियोक बड़ी होशियारी से इस मॉडल की तुलना एक लॉ फर्म से करता है। वो कंफर्म करती है कि उसकी तुलना बिल्कुल सही है और बताती है कि पार्टनर बनने का एक और तरीका भी है। वो फौरन समझ जाता है, अगर वो एक फेमस फ्रीलांसर बन जाए और अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना ले तो गिल्ड खुद उसके पास अपनी शर्तों पर आएंगे। वो मुस्कुराती है, इस बात से खुश होकर कि वो जल्दी सीखता है और उसे एक और कैंडी ऑफर करती है। लेकिन चांसियोक एक बड़ी मुश्किल की ओर इशारा करता है, बिना किसी कनेक्शन या ट्रैक रिकॉर्ड के। एक फ्रीलांसर के तौर पर अच्छा काम ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। एक तसल्ली भरी मुस्कान के साथ वो हंटर की दुनिया के लिए उसका ब्रिज बनने का ऑफर देती है और वो ये सब फ्री में करेगी। चांसियोक का शक करना जायज था। वो पूछता है कि वो एक अनजान शख्स की मदद करने के लिए इतना सब क्यों कर रही है। वो अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बताती है। वो उसके पोटेंशियल में इन्वेस्ट कर रही है ताकि जब वो एक टॉप टियर हंटर बन जाए तो वो इस एहसान को याद रखे और जनाबी को ज्वाइन करने के बारे में सोचे। वो टेबल पर एक लिफाफा खिसकाती है जिसमें उसका पहला संभावित काम था। वो उसे खोलता है तो उसमें एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट मिलती है। ये इंचियोन सिटी की तरफ से ग्योडोंगडो नाम की जगह के लिए एक मिशन था। डॉक्यूमेंट में 2 साल पहले के एक फील्ड क्लियरिंग मिशन की डिटेल्स थीं, जिसकी वजह से वहां एक परमानेंट इरोडेड एरिया बन गया था। उसका टास्क उस एरिया में पेट्रोलिंग करना और किसी भी नए छोटे इरोजन जोन को खत्म करना है जो वहां बन सकते हैं। मिशन 1 महीने में शुरू होगा। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, पर यह एक शुरुआत थी। वो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करती है, एक पक्के इरादे वाले एक्सप्रेशन के साथ। चांसियोक उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में अपनी कार में ली सियोन का साथी उसके इस फैसले पर सवाल उठाता है कि वो ऐसे अनजान आदमी को क्यों सपोर्ट कर रही है। वो चुपचाप बैठी रहती है, ख्यालों में खोई हुई। उसके आदमी उसे हल्के में लेते हुए कहते हैं कि चांसियोक तो बस एक सिविलियन है। लेकिन ली सियोन एक्साइटमेंट में उन्हें बताती है कि वो उसके खिलाफ 4 घंटे तक टिका रहा। फोन से एक हैरान आवाज आती है, ये मानते हुए कि वो जरूर खुद को रोक रही होगी, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देती है। वो अपने 10 सालों को याद करती है जब वो सबसे खतरनाक माहौल में सर्वाइव करती आई है, एक ऐसी दुनिया जहां अक्सर वो ही अपने दुश्मनों से खेलती है। वो मानती है कि आज तक किसी ने उसे इस तरह की टक्कर नहीं दी। वो ऐलान करती है कि उसके जैसा मॉन्स्टर जिंदगी में एक ही बार मिलता है। सीन बदलकर ग्योडोंगडो के समुद्री किनारे पर आता है, जहां तजुर्बेकार हंटर्स की एक टीम इकट्ठा हुई है। ली सियोन का एक साथी कार रेडियो पर अपनी चिंता जताता है, ये कहते हुए कि मिशन के लिए खासतौर पर एक्सपीरियंस हंटर्स की मांग की गई थी। उसे चिंता है कि चांसियोक के टैलेंट के बावजूद वो इन पुराने और अनुभवी लोगों के बीच टिक नहीं पाएगा। ली सियोन मुस्कुराती है और उसे चिंता न करने को कहती है। उसने पहले ही किसी भरोसेमंद को उसकी देखभाल के लिए लगा दिया है। उसका दूसरा साथी एक काल्पनिक सवाल पूछता है, क्या होगा अगर चांसियोक कभी उसके लेवल तक पहुंच गया? वो बस एक राजभरी मुस्कान के साथ आगे देखती रहती है। ली सियोन अपने साथी के सवाल का जवाब देती है और खतरनाक अंदाज में कहती है कि अगर चांसियोक कभी मेरे लेवल तक पहुंच गया तो वो तुम्हारी उम्र कम कर देगा, बॉस। आखिरकार चांसियोक पूरी तैयारी के साथ आइलैंड पर पहुंच जाता है, अपने पहले असली मिशन के लिए एकदम रेडी। तो कहानी शुरू होती है मिशन से 1 महीने पहले, जहां एक डिलीवरी वाला एक बहुत बड़ा और भारी केस उठाए हुए अपार्टमेंट नंबर 1506 ढूंढने में परेशान हो रहा है। डोरबेल बजाते हुए वो अपने मन में इस पैकेज के भारी भरकम वजन को लेकर बड़बड़ा रहा था। वो बेसब्री से सोच रहा था कि उसका अगला डिलीवरी स्टॉप कौन सा होगा। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर से एक आवाज पूछती है, क्या पैकेज आ गया? अंदर चांसियोक उस बड़े से केस के सामने खड़ा था और वो ये देखकर काफी खुश था कि पैकेज बिल्कुल टाइम पर आ गया है। एक क्लिक की तेज आवाज के साथ वो कंटेनर के लैच खोलता है। वो उसमें से एक एकदम नया और खतरनाक दिखने वाला स्पीयर निकालता है और उसे देखकर सहमति में सिर हिलाता है। साथ ही उसे एक छोटी सी शीशी भी मिलती है, जिसे वो फौरन पहचान जाता है कि ये तो हंटर्स का इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला एलिक्सिर है। फिर हमें माना के बारे में थोड़ा बताया जाता है।
ज्यादातर हंटर्स हवा से माना इकट्ठा करके उसे अपने शरीर में स्टोर करते हैं और फिर अपनी टेक्निक्स के लिए उसे रिलीज कर देते हैं। लेकिन चांस्योक का तरीका बिल्कुल अलग है। वो स्टोरेज वाले फेज को पूरी तरह से स्किप कर देता है और अपने आसपास से सीधे माना खींचकर उसे तुरंत इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसकी माना सप्लाई एक तरह से अनलिमिटेड है, जो सिर्फ उसके आसपास मौजूद एनर्जी पर ही निर्भर करती है। एक साइड इफेक्ट के तौर पर एनर्जी का ये लगातार फ्लो धीरे धीरे उसके अंदर के माना चैनल्स को और मजबूत बनाता जाता है, जिससे वो समय के साथ और भी ज्यादा पावर हैंडल कर पाता है। इसका बस एक ही नुकसान है कि उसके चैनल्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए वो एक साथ बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहीं पर वो एलिक्सिर काम आता है। वो उस पोशन को रोशनी की तरफ करके देखता है। मिशन में अब बस 1 महीना बचा है और उसके पास नॉर्मल ट्रेनिंग का वक्त नहीं है। ये एलिक्सिर ही वो शॉर्टकट है जो उसे पावर अप करने के लिए चाहिए। 1 महीने बाद मिशन का दिन आ जाता है। हम खुद को इंचियोन शहर के ग्योडोंगडो के डॉक्स पर पाते हैं। हंटर्स की एक लंबी लाइन पूरे घाट पर लगी हुई थी और हर कोई जहाज पर चढ़ने से पहले अपनी प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहा था। वहां ड्यूटी पर मौजूद एक ऑफिसर एक हंटर के फोन से उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करता है। सिस्टम में हरी बत्ती जलती है। हंटर यू चांस्योक कंफर्म्ड। असाइनमेंट टीम 8। टीम 8 के तय असेंबली पॉइंट पर चांस्योक देखता है कि वहां पहले से ही तरह तरह के हंटर्स का एक ग्रुप इंतजार कर रहा है। वो सब काफी बेचैन लग रहे थे। कोई अपने कंगाल होने की शिकायत कर रहा था, तो दूसरा नींद आने और डर लगने की। अचानक चांस्योक को अपना नाम सुनाई देता है और वो हैरानी से पीछे मुड़ता है। ये तो हान सांगा थी, सिलेक्शन टेस्ट वाली वो सिल्वर बालों वाली स्वॉर्ड्सवुमन। वो उसे एक छोटी सी स्माइल के साथ ग्रीट करता है और कहता है कि उसके बाल अब काफी सलीके से हैं। ट्रांसपोर्ट शिप पर सांगा चांस्योक को प्रपोज करती है कि वो दोनों मिशन पर साथ रहेंगे। चांस्योक, जो हमेशा की तरह अकेला रहना पसंद करता है, बेरुखी से उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। वो बड़ी ईमानदारी से समझाती है कि क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो बस उसे एक्शन में देखकर कुछ सीखना चाहती है। इस पर चांस्योक उसके डिसलोकेटेड कंधों का भद्दा मजाक उड़ाता है। जैसे ही सांगा उसे एक स्पीयर यूजर के लिए कंधे के डिसलोकेट होने के खतरों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, चांस्योक को पसीना आ जाता है और वो समझ जाता है कि इस लड़की को तो मजाक बिल्कुल समझ नहीं आता। उनकी अजीब सी बातचीत बीच में ही कट जाती है जब ऊपर से एक तेज आवाज उन्हें ध्यान देने के लिए कहती है। ऊपर वाले डेक से उनका टीम लीडर, चश्मे पहने एक सख्त दिखने वाला आदमी, मिशन की ब्रीफिंग शुरू करता है। वो अनाउंस करता है कि क्योंकि टीम में कुछ फर्स्ट टाइमर भी हैं, वो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेगा और उसकी नजरें सीधे चांस्योक पर टिकी होती हैं। वो एक चार्ट दिखाता है जिसमें इरोजन जोन्स को उनके थ्रेट लेवल के हिसाब से बांटा गया है, सबसे खतरनाक ग्रेड 1 से लेकर अनरेटेड तक। वो समझाता है कि किसी भी एरिया में सबसे पहले दिखने वाले इरोजन जोन को अल्फा कहा जाता है। ग्योडोंगडो पर अल्फा जोन आइलैंड के उत्तरी छोर पर एक डरावने दिखने वाले चर्च में है। भले ही वो अभी अनरेटेड है, पर वो टीम को सख्ती से उससे दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि सभी इरोजन जोन समय के साथ और ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। उनका मकसद 2 खास इलाकों युमनरी और ग्योडोंगम्योन में गश्त करना है और रास्ते में मिलने वाले किसी भी नए छोटे इरोजन जोन्स को खत्म करना है। कुछ पुराने वेटरन हंटर्स एक रूकी को संभालने की बात पर बड़बड़ाने लगते हैं जैसे ही चांस्योक आइलैंड पर कदम रखता है। कुछ लोग हवा में फैली अजीब सी ठंडक के बारे में शिकायत करने लगते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट के गालों पर पसीना आ जाता है जब वो उनसे कहता है कि वो लोग बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। टीम नीचे उतरती है और उन्हें एक लाइजन ऑफिसर मिलता है जो उन्हें बताता है कि जहाज पर एक कमांड रूम है जिससे वो मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलकर विदा करता है और वो लोग जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। आइलैंड के घने जंगल के अंदर एक ग्रुप अपने 1 हफ्ते के पेट्रोल का प्लान बनाना शुरू करता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट बीच में बोलता है और ह्वागेसा नाम की जगह पर अपना बेस बनाने का सुझाव देता है और अपने फोन पर मैप दिखाता है। तुरंत ही एक चिड़चिड़ा हंटर बीच में बोल पड़ता है और चांस्योक को एक नातजुर्बेकार रूकी समझकर उसके प्लान पर सवाल उठाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से समझाता है कि माउंट ह्वागे से उन्हें दोनों पेट्रोल जोन का साफ व्यू मिलेगा और वहां एक पुराना मंदिर भी है जिसे वो शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो शिकायत करने वाले सुनने को तैयार नहीं थे। वो बहस करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना बेवजह का रिस्क है और इससे वो चारों तरफ से घिर भी सकते हैं। उनकी इस घटिया स्ट्रेटेजिक सोच पर चांस्योक एक गहरी सांस लेता है और मन में सोचता है कि बेवकूफ़ हर दुनिया में होते हैं। वो बहस को बीच में ही काट देता है और बड़े आराम से कहता है कि अगर वो लोग सहमत नहीं हैं तो उसका ग्रुप बस अलग से काम करेगा। बिना जवाब का इंतजार किए चांस्योक छलांग लगाकर आगे बढ़ जाता है।
उसके पीछे पीछे तुरंत हान सांगा भी निकल पड़ती है और हैरानी की बात यह है कि एक और हंटर भी उनके पीछे हो लेता है। वो सोचता है कि किम मिंजे ने उन्हें फॉलो करने का फैसला क्यों किया और मन ही मन ये भी मानता है कि इसका माना तो सांगा से भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रहा है। चांस्योक रुककर पीछे मुड़ता है और मिंजे से पूछता है कि वो उनके साथ क्यों आया। मिंजे बताता है कि ये उसका भी पहला मिशन है और उसे 2 रूकीज के अकेले जाने की चिंता हो रही थी। चांस्योक ये सुनकर मुस्कुरा देता है, ये देखकर खुश होकर कि टीम में कोई तो समझदार है। अचानक उसके सेंसेस तेज हो जाते हैं, फिर वो तेजी से रुक जाता है और एक हाथ उठाकर मिंजे को चुप कराता है। वो अपने होठों पर उंगली रखता है और उन्हें एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपने का इशारा करता है। मिंजे सावधानी से पत्थर के पीछे से झांकता है और उसका चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ जाता है। आगे खुली जगह में गॉब्लिन जैसे दिखने वाले एरोडेड क्रीचर्स की एक बहुत बड़ी भीड़, जिसमें कम से कम 50 मॉन्स्टर्स थे, उनकी तरफ बढ़ रही थी। घबराकर मिंजे फुसफुसाता है कि उन्हें उनसे बचकर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन चांस्योक बिल्कुल शांत रहता है। वो मिंजे से पूछता है कि उसका यूनिक ट्रेट क्या है, जिसे सुनकर दूसरे हंटर को यकीन ही नहीं होता। वो उस डरे हुए रूकी को याद दिलाता है कि इन मॉन्स्टर्स से लड़ना ही उनका काम है और एक बार फिर उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछता है। मिंजे हकलाते हुए बताता है कि उसका ट्रेड फायर है और उसकी स्पेशलिटी फायरबॉल टेक्निक है। बढ़िया, चांस्योक जवाब देता है। वो एक सीधा सा ऑर्डर देता है, मेरे सिग्नल पर तुम सबसे पहले अटैक करोगे। रूकी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मिंजे बहस करता है कि ये लापरवाही है कि 3 लोग 50 मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते। वो बैकअप बुलाने का सुझाव देता है, लेकिन चांस्योक तुरंत इस आइडिया को खारिज कर देता है। बाकी लोग बहुत दूर हैं, वो समय पर यहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैप पर एक नज़र डालने से उसकी बात कंफर्म हो जाती है। टीम के बाकी लोग आइलैंड के दूसरी तरफ समुद्र तट पर तलाशी ले रहे हैं। वो एक गंभीर चेतावनी भी देता है, अगर उन्होंने इंतजार किया और ये भीड़ बिखर गई तो ये क्रीचर्स बाकी सबके लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। मिंजे की बोलती बंद हो जाती है। वो जानता था कि चांस्योक सही कह रहा है, खासकर उनकी पिछली बहस के बाद। दूसरे हंटर्स उन्हें बचाने के लिए कोई जल्दी नहीं दिखाएंगे। चांस्योक उनके सामने असलियत रखता है, उन्हें इससे यहीं और अभी निपटना होगा। संख्या में कम और कमजोर होने के कारण उनकी एकमात्र उम्मीद एक एम्बुश है। अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके वो जल्दी से जमीन पर एक सिंपल लेकिन शानदार बैटल प्लान बनाता है। स्ट्रैटेजी सीधी है, मिंजे एक जबरदस्त फायरबॉल से शुरुआत करेगा, जिसे वो भीड़ के बीचों बीच मारेगा ताकि खलबली मच जाए, और चांस्योक किनारों वाले मॉन्स्टर्स को संभालेगा। मिंजे दंग रह जाता है, एक रूकी होने के बावजूद। चांस्योक की स्ट्रैटेजी अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड थी और उसमें हर सिचुएशन का ध्यान रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनगिनत लड़ाइयों का एक वेटरन हो। सिग्नल दिया जाता है, मिंजे कांपती हुई सांस लेता है और अपना माना फोकस करता है। एक जोरदार चीख के साथ वो अपनी पावर को उजागर करता है और मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ एक विशाल फायरबॉल भेजता है। फायरबॉल जबरदस्त ताकत से टकराता है और झुंड के एक बड़े हिस्से को आग के शोलों में निगल लेता है। हाँफते हुए मिंजे कहता है कि उसे इतना बड़ा स्पेल दोबारा कास्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। चांस्योक एक शिकारी की तरह मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, बस अगला वाला तैयार रखना। एक दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाते हुए मिंजे एक बार फिर अपना माना इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पहले धमाके का धुआं अभी ठीक से हटा भी नहीं था कि चांस्योक पहले ही हरकत में आ चुका था और एक धुंधली परछाई की तरह गुस्से में बचे हुए मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ रहा था। लड़ते लड़ते वो सोचता है कि लड़ाई में सबसे ज़रूरी चीज़ है एफिशिएंसी, और उसके लिए किरदारों का सही बंटवारा होना चाहिए। उसका अभी का रोल एक शील्ड की तरह काम करना है, ताकि कोई भी मॉन्स्टर कमज़ोर स्पेल कास्टर मिंजे तक न पहुंच पाए। बेशक वो जानता है कि वो अकेले इतने सारे दुश्मनों को नहीं रोक सकता, लेकिन इसीलिए तो टीम वर्क इतना ज़रूरी होता है। उसी पल हान सांगा एक खनकती आवाज़ के साथ अपनी तलवार निकालती है, अपना किरदार निभाने के लिए तैयार। तभी मिंजे चिल्लाता है कि उसका दूसरा फायरबॉल तैयार है। मॉन्स्टर से घिरा हुआ चांस्योक वापस चिल्लाता है कि बिना झिझके फायर करे। उसे यकीन था कि वो रास्ते से हट जाएगा। एक दूसरा पहले से भी बड़ा फायरबॉल आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ पूरे बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लेता है। चांस्योक हवा में छलांग लगाता है और उस बड़े धमाके के ब्लास्ट रेडियस से बाल बाल बच जाता है। वो मजबूती से जमीन पर उतरता है और अपने दोनों साथियों को नीचे झुकने के लिए चिल्लाता है। पूरी ताकत लगाकर वो अपने स्पीयर के निचले हिस्से को जमीन पर पटकता है। एक जोरदार शॉकवेव बाहर की ओर फैलती है और बचे खुचे कुछ मॉन्स्टर्स को जमीन पर गिरा देती है। धुएं से भरे उस मैदान के बीच खड़े होकर चांस्योक अपनी टीम की तारीफ करने के लिए मुड़ता है और कहता है, बहुत बढ़िया काम सब लोग। लेकिन उसकी बात बीच में ही कट जाती है। पेड़ों के पीछे से किम मिंजे बाहर आता है और सीधे चांस्योक के सिर पर बंदूक तान देता है।
सारा टेंशन अचानक एक ऑकवर्ड कॉमेडी में बदल जाता है। मिंजे पसीना पोंछते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ चांसेओक को साइड हटने के लिए कहता है। उधर हमारे प्रोटैगनिस्ट के भी पसीने छूट रहे थे। वो कहता है, मुझे लगा तुम मुझ पर गोली चलाने वाले थे। तभी उसे रियलाइज होता है कि वोगन असल में बस एक माइक्रोचिप इम्प्लांटर है। मिंजे थोड़ा शर्माते हुए बताता है कि वो तो बस अपना काम कर रहा था, मॉन्स्टर की लाशों को कलेक्शन के लिए टैग कर रहा था। चांसेओक कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता रहता है और मिंजे उसे मॉन्स्टर पार्ट से पैसे कमाने का पूरा सिस्टम समझाता है। तो होता यह है कि हंटर्स के लिए खुद मॉन्स्टर के पार्ट्स निकालना बहुत झंझट का काम है, इसलिए वो बॉडीज को टैग कर देते हैं और जब एरिया सिक्योर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉलेजिंग डीलर्स उन्हें कलेक्ट करने आते हैं। ये डीलर्स फिर उन पार्ट्स की कीमत लगाते हैं, उन्हें बेचते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और बाकी का प्रॉफिट उस हंटर को भेज देते हैं जिसने किल को टैग किया था। चांसेओक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करने पर सवाल उठाता है, लेकिन मिंजे उसे यकीन दिलाता है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बस एक अच्छा डीलर ढूंढना पड़ता है। मिंजे अभी इस बात से ही खुश हो रहा था कि कैसे उन तीनों ने मिलकर 50 मॉन्स्टर्स को हराया। तभी परछाइयों में से कोई खतरनाक चीज उन पर नजर रख रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल क्रिएचर निकलकर आता है। चांसेओक पलक झपकते ही रिएक्ट करता है और मिंजे को धकेलकर रास्ते से हटा देता है। दोनों रूकीज जोर से जमीन पर गिरते हैं और मॉन्स्टर के खतरनाक हमले से बाल बाल बच जाते हैं। चांसेओक और सांगा फौरन बैटल स्टांस में आ जाते हैं, जबकि मिंजे इस अचानक हुए हमले से डरकर बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है। वो क्रिएचर एक डरावनी मुस्कान दिखाता है और उसकी ऑरा से जबरदस्त पावर निकल रही थी। चांसेओक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो इस फीलिंग को तुरंत पहचान लेता है, ये एक मिड बॉस है। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा, चमगादड़ जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर खड़ा था। उसकी मौजूदगी पहले वाले गॉब्लिन से बिल्कुल अलग थी। लगातार आ रही इन अनचाही मुसीबतों से चिढ़कर चांसेओक अपने मन में एक गाली बड़बड़ाता है। मॉन्स्टर जोर से गुर्राता है, जिससे चांसेओक का अंदाजा सही साबित होता है। उससे निकलने वाली माना एक अलग ही लेवल की थी। दांत पीसते हुए चांसेओक तुरंत एक फैसला लेता है। वो अपने टीममेट्स को पीछे रहने का ऑर्डर देता है और कहता है कि इससे वो अकेले ही निपटेगा। सांगा कहती है कि यह बेवकूफ़ी है। उसे लगता है कि उन्हें इसे रोकना चाहिए और बैकअप बुलाना चाहिए, लेकिन चांसेओक गुस्से में चिल्लाकर उन्हें चुप करा देता है और कहता है कि बकवास बंद करो और फौरन पीछे हटो। उसकी जबरदस्त इंटेंसिटी देखकर सांगा और मिंजे दोनों की बोलती बंद हो जाती है। जैसे ही वो पीछे हटते हैं, चांसेओक मन ही मन खुद को समझाता है, अकेले लड़ने का मतलब है कि वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है, अपनी पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम को बिना किसी कोलेटरल डैमेज की चिंता किए। एक इरादे भरी नजरों से वो मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर देखता है और उस बैड बास्टर्ड से कहता है कि आ जाओ। और इसी के साथ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक सेफ दूरी से सांगा और मिंजे चिंता के साथ देख रहे थे। मिंजे तो मदद करने के लिए एक छोटी सी फ्लेम भी बना लेता है, लेकिन सांगा उसे रोक देती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लड़ाई की तरफ इशारा करती है। ऐसा लग रहा है कि चांसेओक पीछे हट रहा है, लेकिन मॉन्स्टर अब तक एक भी हिट नहीं मार पाया है। सांगा उसके मूवमेंट्स देखकर हैरान थी। उसे रियलाइज होता है कि जिन अटैक्स को डॉज करने में उसे मुश्किल होती, चांसेओक उनसे बचते हुए साथ ही साथ काउंटर अटैक भी कर रहा है। और उसके स्पीयर के हर वार के साथ एक अजीब सी ब्लैक फ्लेम मॉन्स्टर की बॉडी पर चिपक जाती है। वो एकदम खोकर देखती है कि जितनी ज्यादा ब्लैक फ्लेम उस बीस्ट को कवर करती है, उसके मूवमेंट्स उतने ही स्लो होते जाते हैं। जो एक डेस्परेट डिफेंस की तरह शुरू हुआ था, वो अब एक वन साइडेड पिटाई में बदल चुका था। चांसेओक चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ अब अपने ओपोनेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सांगा के पास शब्द नहीं थे। क्या ये सच में मेरी तरह एक न्यूबी हंटर है? यह आखिर पॉसिबल कैसे है? मॉन्स्टर गुस्से और कमजोरी में एक आखिरी जोरदार हमला करता है। चांसेओक बड़ी आसानी से उसके नीचे से झुककर निकल जाता है, फिर एक ऐसा मूव करता है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो घूमता है और अपना स्पीयर हवा में ऊंचा उछाल देता है। उसके टीममेट्स चेतावनी देते हुए चिल्लाते हैं। उन्हें लगता है कि उसने सबसे गलत मौके पर खुद को निहत्था कर लिया है। मॉन्स्टर मौका देखकर अब बिना हथियार वाले चांसेओक पर झपटता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी जगह पर डटा रहता है। उसके चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन था। मॉन्स्टर उसके बस कुछ इंच दूर तक पहुंचता है और फिर अचानक अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके मुंह से एक आखिरी कमजोर सी आवाज निकलती है और वो मरकर जमीन पर ढेर हो जाता है। चांसेओक अपने स्पीयर को वापस जमीन पर गिरते हुए कैजुअली पकड़ लेता है और सोचता है कि उसे अब काम ठीक से खत्म करना होगा। मिंजे और सांगा बस घूरते रह जाते हैं, उनका तो दिमाग ही घूम गया था। मिंजे हकलाते हुए पूछता है कि अभी अभी हुआ क्या? ऐसा लग रहा था कि चांसेओक हार रहा है, लेकिन फिर अचानक मॉन्स्टर बस ढेर हो गया।
चांद से ओक उसके सवाल को इग्नोर करता है और लाश के पास जाकर मिंजे को अपने पास बुलाता है। वो पूछता है कि क्या इस कैलिबर के मॉन्स्टर्स का यहाँ दिखना नॉर्मल है। मिंजे मना करता है, इस तरह का क्रिएचर सिर्फ एक ग्रेड 3 इरोजन जोन में ही दिखना चाहिए। चांद से ओक को ब्रीफिंग याद आती है। इरोजन जोन्स को 1 से 3 तक ग्रेड दिया जाता है, जिसमें सबसे कमजोर वाला अनरेटेड होता है। इस आइलैंड पर मौजूद अल्फा जोन को अनरेटेड बताया गया था। वो सारी कड़ियां जोड़ता है। इंटेल गलत थी। ग्योदोंग डो का अल्फा इरोजन जोन साफ तौर पर ग्रेड 3 में अपग्रेड हो चुका है। सांगा इसका विरोध करती है। उसे साफ साफ याद था कि ब्रीफिंग में उसे अनरेटेड बताया गया था, लेकिन चांद से ओक उसे शांति से सोचने के लिए कहता है। इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मिंजे पूरी तरह से पैनिक कर जाता है। अनरेटेड और ग्रेड 3 के बीच पावर का डिफरेंस जमीन आसमान का है। अगर ये सच है तो इस आइलैंड पर मौजूद दूसरे हंटर्स, उनका कोई चांस नहीं है। बचने वालों की संख्या ना के बराबर होगी। घबराहट में मिंजे चांद से ओक से दूसरे हंटर्स को बचाने की भीख मांगता है। तुम्हारी स्किल के साथ तुम शायद एक ग्रेड 3 जोन के खिलाफ भी टिक सकते हो। लेकिन चांद से ओक का जवाब एकदम ठंडा होता है। वो मना कर देता है। वो समझाता है कि वो आइलैंड के हर एक हंटर को नहीं बचा सकता। उनका मिशन नए जोन ढूंढना और उन्हें खत्म करना है, लोगों को रेस्क्यू करना नहीं। इस काम में लोगों का मरना तो तय है। सांगा आगे आती है और उसकी सोच को चैलेंज करती है। वो पूछती है कि अगर तुम उनकी जगह होते और मरने वाले होते तो क्या करते? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगते? क्या हमें उन पर दया दिखाकर उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? चांद से ओक का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि ये फीलिंग्स के बारे में नहीं है, ये रिजल्ट के बारे में है। उसके दिमाग में एक दर्दनाक याद कौंध जाती है। एक दाढ़ी वाला आदमी जो मरने से कुछ ही पल दूर था। वो समझाता है कि इस दुनिया में कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम टाल ही नहीं सकते। जब तुम वैसी मौत का सामना करते हो तो तुम कुछ भी सोचो या महसूस करो, तुम मरते ही हो। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने एक होपलेस सिचुएशन को अपने इरादे को कमजोर करने दिया तो वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उस रात बाद में तीनों उस पुराने मंदिर में पहुंचते हैं जिसे चांद से ओक ने अपना बेस कैंप बनाया था। चांद से ओक जल्दी से एक चक्कर लगाकर देखता है। बिल्डिंग सही सलामत थी और मॉन्स्टर्स का कोई नामो निशान नहीं था। ये जगह सेफ है। सांगा और मिंजे बाहर पहरा दे रहे थे और दिन भर की थकान अब उन पर हावी हो रही थी। पहाड़ पर अपनी जगह से वो नीचे आइलैंड पर फैले दूसरे हंटर्स के कैंप की लाइट्स देख सकते थे। चांद से ओक उन्हें वार्न करता है कि इतनी लापरवाही से लाइट्स का इस्तेमाल करने से उनकी पोजीशन साफ पता चल जाएगी और ये बहुत खतरनाक है। अगर आसपास सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हों तो ठीक है, लेकिन अगर उस मिड बॉस जैसा कोई आ गया जिससे वो अभी लड़े थे, बस खाना पूर्ति करने के लिए। चांद से ओक एक ग्रुप मैसेज टाइप करता है जिसमें वो दूसरी टीम्स को बढ़े हुए थ्रेट लेवल के बारे में वार्न करता है और उन्हें अपनी लाइट्स बुझाने की सलाह देता है। जब वो सेटल हो रहे होते हैं, चांद से ओक एक सवाल पूछता है। उसने सुना है कि अगर तुम एक इरोजन जोन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दो तो सारे मॉन्स्टर्स बस गायब हो जाते हैं। मिंजे इस बात को कंफर्म करता है। ये सुनकर उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगता है। सॉल्यूशन सिंपल है, उन्हें बस इरोजन जोन को ही खत्म करना होगा। जैसे जैसे रात गहरी होती है, टीम आराम करने की तैयारी करती है। सांगा दीवार के सहारे टिकने के लिए एक जगह ढूंढती है और जल्दी ही सो जाती है। मिंजे दिन भर की घटनाओं से थककर पहले ही बेहोश पड़ा था। जब उसके टीममेट्स आराम कर रहे थे, चांद से ओक चुपचाप एक छोटा बॉक्स जैसा रेडार डिवाइस सेट करता है जो किसी भी मॉन्स्टर के पास आने पर उन्हें अलर्ट कर देगा। कैंप को सिक्योर करने के बाद वो अपना स्पीयर उठाता है और मंदिर से चुपके से बाहर निकल जाता है। वो बैठकर इंतजार करने वालों में से नहीं है, वो सीधा सोर्स के पास जा रहा है। वो मन में सोचता है कि अच्छा हुआ टीम लीडर ने अल्फा इरोजन जोन की लोकेशन कंफर्म कर दी थी। इस रेट से सब कुछ आसानी से हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, एक परछाई जैसा फिगर चुपचाप उसके रास्ते में आकर उतरता है। चांद से ओक अपनी जगह पर रुक जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो जानता था सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो रहा था। चांद से ओक हमलावर का चेहरा देखता है, लेकिन ये कोई ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक बहुत बड़ा शैतानी क्रिएचर जो अब तक उसके सामने आई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा डरावना था। उसके ऊपर मंडर आ रहा था। उसी बीच हंटर एसोसिएशन के सिचुएशन रूम में हालात एकदम बिगड़ चुके थे। एक ऑपरेटर चिल्लाता है कि टीम 5 से सिग्नल आने बंद हो गए हैं, शायद वो एक्शन में मारे गए। दूसरा ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि मॉन्स्टर्स एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और टीम 3 में एक मौत कंफर्म हो चुकी है। टीम लीडर ये सब खौफ से देख रहा था क्योंकि एक के बाद एक मौतों की खबर आ रही थी। जिसे वो एक अनरेटेड जोन समझ रहे थे, वो असल में एक मौत का कुआं निकला। लीडर तुरंत इमरजेंसी घोषित कर देता है
और नेटवर्क एक्टिवेट करके आसपास के सभी रीजनल हंटर्स से अर्जेंट सपोर्ट की रिक्वेस्ट करता है। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ऑपरेटर्स अभी हड़बड़ी में थे ही कि एक और अलर्ट आता है। कोई अल्फा एरोजन जोन की तरफ बढ़ रहा था, जो खतरे का बिल्कुल सेंटर था। टीम लीड गुस्से में पूछता है कि वो कौन है और उसे फौरन रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन ऑपरेटर बताता है कि वो अकेला हंटर टीम 8 का यू चांसोक है। घनी अंधेरी रात में अकेला चांसोक अपने मकसद की तरफ दौड़ा जा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस पर नजर रखी जा रही है। टीम लीड के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो समझ जाता है कि चांसोक ही वो पहला शख्स है जिसे पता चला कि जोन अपग्रेड हो गया है। वो टीम को ऑर्डर देता है कि उसके डिवाइस से कनेक्ट करो और कंफर्म करो कि वो जिंदा भी है या नहीं। कनेक्शन ठीक उसी वक्त जुड़ता है जब चांसोक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा होता है और एक बेहद तेज मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा होता है। कॉम्स के जरिए वो सुनते हैं कि चांसोक उनकी घटिया इंटेल के लिए उन्हें गालियां दे रहा है। वो चिल्लाता है कि अगर उसकी स्किल्स न होती तो कोई भी दूसरा हंटर अब तक मारा जा चुका होता। चांसोक गालियां देता रहता है और कहता है कि वापस आकर वो एक इरोजन जोन उनके मुंह पर चिपका देगा। तभी एक ऑपरेटर धीरे से पूछता है, क्या हमें ऑडियो म्यूट कर देना चाहिए? चांसोक जानता था कि वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है। वो अपने पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि इसमें इतनी रॉ पावर नहीं है कि वो इस चीज़ को एक ही बार में खत्म कर दे। उसकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी। उसे पहले अपने फ्लेम के कमज़ोर कर देने वाले इफेक्ट से ताकतवर मॉन्स्टर्स को थकाना होगा और फिर अपने स्पीयर से उन्हें खत्म करना होगा। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के बावजूद मांस का ये विशाल टुकड़ा हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने दांत पीसता है और प्रॉब्लम समझ जाता है। उसने पहले उस विशाल बैट मॉन्स्टर से निपटने के लिए एरिया से बहुत ज़्यादा माना खींच लिया था, जिससे उसका अभी का रिजर्व नॉर्मल से काफ़ी कमज़ोर था। वो जानता था कि वो आइलैंड नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसे जीतने के लिए उसे ग्योडोंग डो पर माना खींचने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। अचानक उसके सेंसेस तेज हो जाते हैं। उसे वो जगह मिल गई। पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक अजीब डार्क पल्स करता हुआ पोर्टल था जिसमें भारी मात्रा में माना मौजूद था। जैसे ही वो उसमें छलांग लगाता है, वो पर्पल बीस्ट जिससे वो लड़ रहा था उसे मारने के लिए पीछे पीछे उड़कर आ जाता है। वो उस बीस्ट से कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ बने रहो। वापस कंट्रोल सेंटर में एक ऑपरेटर रिपोर्ट करता है कि चांसोक का जीपीएस सिग्नल गायब हो गया है। टीम लीडर गंभीर चेहरे से देखता रहता है। हंटर यू चांसोक ऑफिशियली शेर की मान में घुस चुका था। चांसोक एक बंजर वीरान जगह पर पहुंचता है। जोन के अंदर का हिस्सा हैरानी की बात है कि काफी साफ सुथरा था। वो कहता है कि अगर एक अपग्रेडेड ग्रेड 3 जोन ऐसा दिखता है तो वो सिर्फ सोच ही सकता है कि ग्रेड 1 या 2 का स्केल क्या होगा। तभी वो पर्पल क्रिएचर उसके सामने लैंड करता है। वो सोचता है, घूमना फिरना अब खत्म हुआ। जैसे ही मॉन्स्टर एक खतरनाक दहाड़ मारता है, चांसोक को अपने पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम की सबसे बड़ी कमजोरी याद आती है। वो अपना स्पीयर कसकर पकड़ लेता है और काली फ्लेम्स उसके शाफ्ट पर ऊपर चढ़ने लगती हैं। ये पावर उसे छोड़कर हर जिंदा चीज से चिपक जाती है, भले ही वो उसके साथी क्यों ना हो। ये तबाही की एक ऐसी ताकत है जो किसी में भेदभाव नहीं करती। ठीक इसी वजह से उसे अकेले आना पड़ा। अगर वो बैटलफील्ड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता तो फ्रेंडली फायर का रिस्क इस एबिलिटी को एक बोझ बना देता है। वो मॉन्स्टर्स पर अपना स्पीयर लेकर टूट पड़ता है और उसकी फ्लेम्स बाहर निकलती हैं, जो मॉन्स्टर की बॉडी से जाकर चिपक जाती हैं। अकेले लड़ने का मतलब है कि ये कमजोरी जैसे है ही नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए आज़ाद है। वो एक मजबूत स्टांस लेता है और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। असली बात तो यह है कि अब आगे क्या होता है। एक चमकदार नीली रोशनी उसके सीने से निकलती है। वो सिर्फ मॉन्स्टर को डैमेज नहीं कर रहा था, वो उसका माना भी एब्जॉर्ब कर रहा था। वो रॉ एनर्जी उसकी नसों में दौड़ने लगती है, जिससे उसके माना चैनल्स चौड़े और मजबूत हो रहे थे। उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी पावर से लबालब भर रही है। इस माना एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी उसकी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा बेहतर थी। वो अपनी मुट्ठियां भींचता है, इस पावर को महसूस करते हुए। वो शुरू करने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। हालांकि वो मानता है कि वो अभी भी अपनी दूसरी दुनिया वाले फुल पावर लेवल पर वापस नहीं आया है। मॉन्स्टर जो अब कमज़ोर हो चुका था और जिसकी एनर्जी खींची जा रही थी, दर्द से एक जोरदार दहाड़ मारता है और अगले ही पल उसे मॉन्स्टर्स का एक झुंड घेर लेता है। वो फिर बुदबुदाता है, तो तुम बैकअप बुला रहे थे, लेकिन असली ताकत के सामने गिनती कोई मायने नहीं रखती। फिर वो अपना स्पीयर आगे करता है और ब्लैक फ्लेम का एक वॉर्टेक्स बनाकर सारे मॉन्स्टर्स को साफ कर देता है। चांसोक एरिया को स्कैन करता है और सोचता है कि इस जोन का असली कोर कहाँ है। उसे मिंजे की बात याद आती है, वो इस जगह का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर होना चाहिए। तभी एक आवाज़ आती है, तुम्हारी फ्लेम बुझ गई। जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था, मॉन्स्टर पीछे से उस पर झपटता है। चांसोक उसके अटैक करने से पहले ही गायब हो जाता है। चांसोक मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो उसकी फ्लेम के बुझने का इंतजार कर रहा था।
वो जमीन पर लैंड करते हुए उसकी होशियारी की तारीफ करता है। एक इरोजन जोन का कोर सच में एक अलग ही लेवल पर होता है। ये मॉन्स्टर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि समझदार भी है। वो चांसोक की आंखों में देखता है और उसे एक ही चीज का वादा करता है, मौत। चांसोक शांति से अपने नए पावर लेवल को एसेस करता है। वो जिस लेवल पर अभी है उससे वो कैलकुलेट करता है कि वो लगातार 4 स्ट्राइक कर पाएगा। वो अपना स्पीयर पकड़ता है और टूटी हुई जमीन पर मजबूती से अपने पैर जमा लेता है। एक धमाकेदार स्पीड के साथ वो पलक झपकते ही दूरी खत्म कर देता है। वो बिजली की रफ्तार से एक थ्रस्ट मारता है। उसके स्पीयर की नोक एक सिल्वर लाइट के धुंधले धब्बे जैसी दिखती है। मॉन्स्टर उसके वार को रोकता है और उसका हथियार चांसोक के स्पीयर से चिंगारियों की बौछार के साथ टकराता है। चांसोक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है, डबल आफ्टर इमेज थ्रस्ट। जैसे ही उसका स्पीयर घूमता है उसके रास्ते में एक चमकती हुई नीली लकीर बन जाती है। वो लकीर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, वो उसके पहले स्ट्राइक को परफेक्टली कॉपी करती है और उसे एक के बाद एक 4 बार रिपीट करती है। एक सिंपल टेक्निक जो सिर्फ 4 बार रिपीट करती है, उसे संभालना काफी आसान होता। लेकिन चांसोक इसमें एक खतरनाक ट्विस्ट डालता है। वो उस नीली लकीर से अपने फिजिकल स्ट्राइक के ठीक एक बीट बाद अटैक करवाता है। इसका रिजल्ट होता है एक 2 लेयर्ड स्पीयर राउंड, एक टाइम लैग पिंसर अटैक जिससे बचना किसी बुरे सपने जैसा है। जब एक ही वक्त पर 2 अलग अलग टाइमिंग से अटैक होता है तो दुश्मन का फिसलना तो तय है। मॉन्स्टर के मास्क पर घबराहट के पहले निशान दिखते हैं, जब आफ्टर इमेज स्ट्राइक्स उसके डिफेंस को भेद कर उसे लग जाते हैं। चांसोक का असली स्पीयर भी पीछे पीछे आता है और बीस्ट के गार्ड को चीर देता है। वो आगे बढ़ता है, उसकी आंखें अपने टारगेट पर टिकी थीं। ये अंत है। नीली रोशनी और स्टील का एक बवंडर मॉन्स्टर को घेर लेता है और डिलेड आफ्टर इमेज और चांसोक के डायरेक्ट अटैक्स मिलकर तबाही का एक ऐसा वॉर्टेक्स बनाते हैं जिससे बचना नामुमकिन था। कोर मॉन्स्टर पूरी तरह बेबस हो जाता है और एक ही पल में दर्जनों स्ट्राइक से उसकी बॉडी छलनी हो जाती है। उसकी बॉडी टूटने लगती है, लेकिन खून में नहीं, बल्कि चमकते हुए नीले पार्टिकल्स में। चांसोक देखता रहता है, ये सोचकर कि ये भी बाकियों की तरह बस गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स गायब होते हैं उसकी जगह एक अजीब चमकता हुआ क्यूब आ जाता है। वो नीचे देखकर सोचता है कि ये क्या चीज़ है। बॉक्स से एक हल्की क्लिक की आवाज़ आती है और वो खुल जाता है, जिसके अंदर की चीज़ सामने आ जाती है। चांसोक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। वापस हंटर एसोसिएशन में सिचुएशन रूम में पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। टीम लीड चिल्लाता है और पूछता है कि हंटर रूट्स किसने बनाए थे और उन पर टीमों को मौत के मुंह में भेजने का इल्जाम लगाता है। एक ऑपरेटर चिल्लाता है कि टीम 9 के सिग्नल्स अभी अभी कट गए हैं। रीइंफोर्समेंट के तौर पर भेजे गए हंटर्स पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और इंटरफेरेंस की वजह से उनका लैंड करना नामुमकिन हो रहा है। टीम लीडर टैक्टिकल मैप को घूरता रहता है, उसके चेहरे पर नाउम्मीदी साफ झलक रही थी। क्या ये सब खत्म होने वाला है? वो खुद को बेबस महसूस करता है जब तक कोई चमत्कार नहीं होता। वो बस खड़े होकर हंटर्स को खत्म होते हुए देख सकता है। लेकिन जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती हैं, एक ऑपरेटर चिल्लाता है, हंटर यू चांसोक का एक मैसेज आया है जो अल्फा इरोजन जोन में गया था। हैरान टीम लीड पूछता है कि उसमें क्या लिखा है। ऑपरेटर जल्दी से उसे मेन स्क्रीन पर डाल देता है ताकि सब देख सकें। मैसेज छोटा और सीधा था, सभी को एक नोटिफिकेशन, ग्योडोंग-डो का अल्फा इरोजन जोन अब क्लियर कर दिया गया है। सब लोग यकीन न करते हुए घूरते रह जाते हैं। एक दूसरा ऑपरेटर इसे कंफर्म करता है, जोन का सिग्नल गायब हो चुका है और जिन मॉन्स्टर्स ने हंटर्स पर हमला किया था वो सब भी गायब हो गए हैं। एक चमत्कार सच में हो गया था। मीलों दूर साफ रात के आसमान के नीचे एक चट्टान पर बैठा चांसोक एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि हवा काफी अच्छी है। उधर मॉन्स्टर्स से भरे हुए आइलैंड पर जो हंटर्स बच गए थे वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। हान सांगा इस लगातार हो रहे हमले में बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रही थी। वो अपनी तलवार बड़ी महारत से चला रही थी और उसके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, जैसे ही वो हमलों को रोककर पलटवार कर रही थी। लेकिन इस लड़ाई का असर उस पर हो रहा था। उसे डर के मारे ये एहसास होता है कि दिन के मुकाबले अब कहीं ज्यादा मॉन्स्टर्स थे। और सिचुएशन को और खराब करते हुए वो किम मिंजे को बताती है कि उनका तुरुप का इक्का यू चांसोक गायब हो चुका है। वो दोनों मॉन्स्टर्स के इस अंतहीन समंदर के सामने एक दूसरे से पीठ लगाकर खड़े थे। मिंजे की हिम्मत टूटने लगती है और वो पूछता है कि क्या वो यहां से जिंदा भी बचकर निकल पाएंगे। सांगा की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, उसके पैर पर एक गहरा घाव था। तभी एक गॉब्लिन जैसा मॉन्स्टर उनकी कमजोरी भांपकर जोर से चीखता है और आगे झपटता है। सांगा अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है। वो लड़खड़ा जाती है, उसके पैर हिलने से इनकार कर देते हैं। शौक से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो बुरी तरह थक चुकी थी
और थकान से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। मॉन्स्टर्स को अपना मौका दिख जाता है और वो उसे खत्म करने के लिए परछाइयों से कूद पड़ते हैं। मिंजे खौफ से बस देखता रह जाता है और उसका नाम चीखता है जब एक जानवर का बड़ा सा जबड़ा उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी एक ही पल में रात का वो भयानक आसमान साफ हो जाता है और एक शांत पूरा चांद दिखाई देता है। सांगा और मिंजे पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स अचानक जम जाते हैं और फिर काले धुएं में बदलने लगते हैं। दोनों हंटर्स बस कंफ्यूजन में देखते रह जाते हैं क्योंकि जिन मॉन्स्टर्स ने उन्हें लगभग मार ही डाला था वो हवा में गायब हो जाते हैं। वापस ग्योदोंग-डो हंटर असेंबली पॉइंट पर संकट खत्म हो चुका था। वो एरिया अब एक ट्राइएज और रिकवरी जोन बन गया था। अपना हीरो कैंप में टहलते हुए आता है और हाल ही में हुई तबाही से उसे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। बचे हुए हंटर्स उसे हैरानी और शक भरी नजरों से देखते हैं। वो आपस में फुसफुसाकर उस नामुमकिन अफवाह को कंफर्म कर रहे थे कि रूकी हंटर यू चांसियोक ने अपग्रेडेड ग्रेड 3 इरोजन जोन को अकेले ही क्लियर कर दिया। मिंजे और सांगा, जिनकी अब मरहम पट्टी हो चुकी थी, अपने बचाने वाले को देख लेते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चांसियोक ने अकेले ही पूरे जोन को क्लियर कर दिया, जैसा कि उसने मैसेज में पढ़ा था। जब उससे पूछा गया कि उसने ये नामुमकिन काम कैसे कर दिखाया, तो चांसियोक एक हीरो वाला चेहरा बनाता है और कहता है कि उसका दिल बस अपने साथी हंटर्स को बचाने के लिए तड़प उठा। उसके टीममेट्स उसकी इस क्रिंजी एक्टिंग से इम्प्रेस नहीं होते। वहां से जाते हुए चांसियोक मन ही मन सोचता है कि जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो अब अच्छा लड़का बनने का टाइम है। आखिर इमेज मैनेजमेंट भी तो एक स्किल है। तभी उसके पास एक ब्लैक सूट में एक आदमी आता है जो खुद को कोरिया कॉरपोरेशन का डायरेक्टर ब्योन जोंगते बताता है। चांसियोक उसे पहचान लेता है। यही वो आदमी था जिसने उसे यहां आने को कहा था। डायरेक्टर उससे उसका थोड़ा समय मांगता है। वो चांसियोक को बताता है कि इंचियोन का मेयर उससे मिलना चाहता है। जल्द ही चांसियोक खुद को एक बड़ी और शानदार सरकारी बिल्डिंग के बाहर बारिश में खड़ा पाता है। गाड़ी से बाहर निकलते हुए वो रूखेपन से सोचता है कि लोगों पर हुक्म चलाना शायद पावर में बैठे लोगों की आदत होती है। चांसियोक को याद आता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड 3 जोन क्लियर करने के मुआवजे के बारे में कुछ नहीं लिखा था। वो मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि वो मोल भाव करने के लिए एक बढ़िया पोजीशन में है। तभी एक असिस्टेंट आता है और अपना नाम ली पिल्जे बताता है, जो एक कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन ऑफिसर है, और चांसियोक से हाथ मिलाता है। पिल्जे चांसियोक को सिटी हॉल के बेजान गलियारों से ले जाता है। वो बताता है कि मेयर रिपोर्ट से इतना शॉक हो गया था कि उसने अपना पूरा मॉर्निंग शेड्यूल कैंसिल कर दिया। चांसियोक, जो इम्प्रेस नहीं हुआ था, जवाब देता है कि वो लोग बाद में भी मिल सकते थे। पिल्जे चांसियोक की अचीवमेंट की तारीफों के पुल बांध देता है और कहता है कि किसी फर्स्ट टाइमर का अकेले ग्रेड 3 जोन क्लियर करना एक ऐसा कारनामा है जो लेजेंडरी ग्रेड पायनियर के बाद से नहीं देखा गया। चांसियोक मन ही मन मानता है कि लड़ाई काफी टफ थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। एक मिसाल, वो सोचता है कि क्या येग्रेट पायनियर नाम का बंदा खुद एक मॉन्स्टर था। पिल्जे एक बड़े से ऑफिस का दरवाजा खोलता है और उनके आने की खबर देता है। डेस्क के पीछे बैठा आदमी उनका स्वागत करता है और इतनी दूर आने के लिए चांसियोक को थैंक यू कहता है। वो खुद को इंचोन का मेयर पाक ग्योन बताता है। मेयर चांसियोक को बैठने के लिए कहता है और पिल्जे को उनके लिए कॉफी लाने का ऑर्डर देता है। कॉफी पीते हुए मेयर बताता है कि ग्योदोंग-डो शहर के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। लिमिटेड बजट के साथ किसी महंगी गिल्ड को हायर करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, इसलिए चांसियोक की सफलता किसी वरदान से कम नहीं थी। वो कहता है कि उसने सुना है कि यह चांसियोक का पहला जॉब था, जिसे चांसियोक कॉफी का एक घूंट पीकर कंफर्म करता है। मेयर तो एक्साइटमेंट में लगभग अपनी सीट से उछल ही पड़ता है और चिल्लाकर कहता है कि इंचोन का मेयर होने के नाते उसे बहुत गर्व है कि इतने जबरदस्त हंटर ने अपना करियर उसके शहर में शुरू किया। चांसियोक थोड़ा हैरान होकर देखता रहता है जब मेयर इंचोन के दुनिया के सबसे सेफ देश का एक कोर रीजन होने के बारे में एक जोशीला, देशभक्ति वाला भाषण देना शुरू कर देता है। वो आगे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करता है, उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर फ्री इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट्स तक। वो सोंगदो और चोंगना जैसे इंटरनेशनल शहरों के बारे में डींगे हाँकता है जो अनगिनत विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी नज़रों में शहर से होकर गुजरने वाले भारी फंड्स और सामान उसकी महानता का सबूत थे। वो अपनी सेल्स पिच खत्म करते हुए वादा करता है कि वो पर्सनली ये पक्का करेगा कि एक हंटर के तौर पर चांसियोक का रास्ता बिना किसी रुकावट के आसान हो। इससे पहले जब ब्योन जोंगते चांसियोक को मेयर के पास ले जा रहा था, तो वो उससे एक गहरा सवाल पूछता है, एक हंटर के तौर पर काम करने का उसका मकसद क्या है। चांसियोक एक अजीब लेकिन बहुत कुछ कह जाने वाला जवाब देता है। वो कहता है कि अगर कोई जाम टॉयलेट गंदगी उगल रहा हो तो किसी न किसी को तो उसे जाकर साफ करना ही पड़ता है। ब्योन जोंगते समझ जाता है।
फिर वो चांसियोक को वार्न करता है कि उसकी ये नई नई शोहरत उसे जबरदस्त पॉपुलैरिटी तो देगी, लेकिन साथ में करप्शन का खतरा भी लाएगी। चांसियोक उसकी तरफ देखता है और नोटिस करता है कि ब्यून जोंगते को चिंता है कि वो शोहरत के नशे में बर्बाद हो जाएगा। ब्यून जोंगते इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि कई होनहार हंटर्स अपनी पॉपुलैरिटी के नशे में चूर हो गए और अपनी ड्यूटी से भटक गए। वो दुनिया की एक भयानक तस्वीर पेश करता है जहां कोरिया धरती पर आखिरी पनाहगाह है, एक सेफ जगह जो मॉन्स्टर से भरे इरोजन जोन से घिरी हुई है। लेकिन वो अफसोस जताता है कि ये पनाहगाह भी पैसे और लालच के असर में आ रही है। वो इस बात पर जोर देता है कि चांसियोक की कामयाबी बहुत बड़ी है और ये कई पावरफुल लोगों का ध्यान खींचेगी। ब्यून जोंगते चांसियोक को एक सच्ची उम्मीद से देखता है और उससे आम लोगों के लिए उम्मीद का सिंबल बने रहने के लिए कहता है। लेकिन वापस मेयर के ऑफिस में चांसियोक के मन की बातें बताती हैं कि वो इस सब पर यकीन नहीं कर रहा है। उसने मेयर की चापलूसी को पहचान लिया था। उसके होठों पर एक छोटी, सब कुछ जानने वाली मुस्कान आ जाती है। उसने बहुत लंबी जिंदगी जी ली थी और इतना कुछ देख लिया था कि वो इस तरह की सीधी सादी चालाकी से बहकने वाला नहीं था। फिर वो बोलता है, अगर मेयर इतना सपोर्ट ऑफर करने वाले हैं तो उन्हें बदले में कुछ देना भी चाहिए। तो वो मेयर पर एक गुगली फेंकता है और कहता है कि वो गिरती अप्रूवल रेटिंग्स वाले मेयर को फिर से इलेक्शन जीतने में मदद कर सकता है। मेयर का तो मुंह ही खुला रह जाता है हकलाते हुए। मेयर कहता है कि चांसियोक तो सरप्राइजिंगली काफी वेल इन्फॉर्म्ड है। चांसियोक शांति से बताता है कि आजकल के फोन यूजफुल इन्फॉर्मेशन से भरे होते हैं। वो बताता है कि मेयर का टर्म अगले साल खत्म हो रहा है और सब यही मान रहे हैं कि उसका दोबारा इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। घबराया हुआ मेयर जल्दी से टॉपिक बदल देता है और मानता है कि चांसियोक एक फर्स्ट टाइमर होने के नाते उसे हिस्सा लेने के लिए उसकी स्पेशल परमिशन की जरूरत थी। प्लान ये था कि चांसियोक को मेयर पार्क ग्योन द्वारा खोजे गए टैलेंट के रूप में ब्रांड किया जाए। मतलब मेयर अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए चांसियोक की कामयाबी का फायदा उठाना चाहता था। फिर मेयर अपना ऑफर सामने रखता है। वो अपने कनेक्शंस के बारे में डींगे हाँकता है और टेबल पर रखे कॉफी मिक्स के एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि ब्रांड के लिए मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म हो रहा है और वो आसानी से उसे हटवाकर चांसियोक का चेहरा लगवा सकता है। चांसियोक का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वो सीधे मेयर से पूछता है कि क्या वो उसे सस्ता समझता है। मेयर इस रूकी की हिम्मत देखकर एकदम चुप हो जाता है। चांसियोक समझाता है कि मेयर ने जो भी चीजें ऑफर की हैं माइनस स्पॉन्सरशिप्स, शोहरत और पैसा, ये वो चीजें हैं जो उसे एक सक्सेसफुल हंटर बने रहकर वैसे भी मिल ही जाएंगी। मेयर, जिसे अब पसीना आ रहा था, अपनी आखिरी कोशिश करता है और उसके लिए सेफ और हाई पेइंग जॉब्स चुनकर देने का ऑफर देता है। चांसियोक खड़ा हो जाता है और प्रपोजल को सच में अनइंटरेस्टिंग कहता है। वो हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और मेयर से कॉफी मिक्स मॉडल को बधाई देने के लिए कहता है। लगता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सटेंड हो ही जाएगा। उसी शाम बाद में बारिश में एक अंडरपास के नीचे एक गंजा आदमी एक रहस्यमयी हुड वाले शख्स के सामने घुटने टेके हुए था। वो शख्स कहता है कि ग्योदोंग डो का टेस्ट फेल हो गया, लेकिन गंजा आदमी कहता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। और एक अच्छी खबर भी है। वो एक फोन ऊपर उठाता है। स्क्रीन पर चांसियोक के हंटर सर्टिफिकेशन एग्जाम की फुटेज थी, जिसमें वो अपनी पावरफुल काली आग छोड़ रहा था। उसके छिपे हुए चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। टेस्ट भले ही फेल हो गया हो, लेकिन उसे खेलने के लिए एक नया और बेहद पावरफुल मोहरा मिल गया था। महीने की पहली तारीख आ चुकी है और इसी के साथ रिलीज हुए हैं सितंबर 2025 के हंटर रैंकिंग्स, एक ऐसा इवेंट जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हर उम्र के लोग बड़े एक्साइटमेंट में अपने फोन चेक कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनके फेवरेट हीरोज कौन सी रैंक पर हैं। वैसे तो इन रैंकिंग्स में ज्यादातर कोई बड़ा फेरबदल नहीं होता था और ये पब्लिक के लिए बस एक एंटरटेनमेंट ही था। फिर भी नंबर 1 स्पॉट के लिए सबने अपने अपने अंदाजे लगा रखे थे। यहां तक कि वो हंटर्स भी जो अपने पिछले खतरनाक मिशन से रिकवर कर रहे हैं, सांसें रोके इंतजार में हैं, ये सोचते हुए कि क्या उनकी कोशिशें लिस्ट में जगह बनाने के लिए काफी थीं। हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में चेयरमैन मून जोंगते को सितंबर वर्ल्ड हंटर रैंकिंग्स पर ऑफिशियल ब्रीफिंग मिल रही है। दूसरी तरफ ली सियून अपना फोन चेक कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या एक खास रूकी अपनी जगह बना पाया है। वहीं यू चांसियोक एक ऐसा चेहरा बनाकर बैठा है जैसे उसे सब पता हो और उसे पूरा यकीन है कि दुनिया अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जैसे ही सब लिस्ट स्क्रॉल करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। रैंकिंग्स शुरू होती हैं और 10वें नंबर पर है ली सियून, जो शहर से दूर किसी बर्फीले एक्सपीडिशन पर नजर आ रही है। 5वीं जगह पर है खतरनाक दिखने वाली किम चेह्युन, एक ऐसी हंटर जिसकी नजरें तेज हैं और जिसके पास एक अनोखा ब्लेड वाला वेपन है। ताकतवर फ्लेम विल्डर चोई योरम तीसरे स्पॉट पर है
जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी हुई है। नंबर 2, स्पॉट पर कब्जा किया है दैत्य जैसे मस्कुलर जांग तेसियोक ने। और आखिरकार वो पल जिसका सबको इंतजार था। नंबर 1, हंटर का खुलासा। एसोसिएशन का एक ऑफिशियल एक चौंकाने वाली घोषणा करता है, नया नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यू चांस्योक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। चांस्योक का नाम एकेन्यू एंट्री हंटर के तौर पर लिस्टेड है, जो रैंकिंग्स के इतिहास में टॉप तक की सबसे तेज चढ़ाई है। उसके नाम के आगे लिखन्यू शब्द ने पूरी हंटर कम्युनिटी और आम जनता में सनसनी फैला दी है। एक ग्रेड 3 जोन को सोलो क्लियर करना किसी वेटरन के लिए एक बात है, लेकिन एक नए हंटर के लिए, वो भी उसके पहले ही मिशन पर, यह तो दुनिया हिला देने वाली कामयाबी है। चांस्योक तुरंत स्पॉटलाइट में आ जाता है और उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ता है, जहां रिपोर्टर्स उसके अतीत और उसके इस अविश्वसनीय कारनामे के बारे में सवालों की बौछार कर देते हैं। वो मन ही मन इस तमाशे पर हंसता है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी टैलेंट शो में आ गया हो। एक रिपोर्टर नए नंबर 1 से उसके माइंडसेट और भविष्य के इरादों के बारे में कुछ शब्द कहने को कहता है। चांस्योक बीच में ही बात काटते हुए कहता है कि ये कड़ी मेहनत करने वाली घिसी पिटी बातें रहने दो। वो दुनिया की आंखों में देखकर एक सीधा लेकिन दमदार वादा करता है, वो उन्हें सब कुछ अपने नतीजों से दिखाएगा। कुछ समय बाद चांस्योक खुद को एक हाईटेक हेलीकॉप्टर में हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मून जोंगते के साथ उड़ता हुआ पाता है। वो एक शहर के भूतहा खंडहरों के ऊपर से उड़ रहे हैं, जो कोरिया के सेफ जोन्स के बाहर की दुनिया की एक भयानक याद दिलाता है। चेयरमैन समझाता है कि जहां इरोजन जोन्स के आने के बाद ज्यादातर देशों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता खो दी थी, वहीं कोरिया ने तरक्की की और एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन गया। वो अपने हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए बताता है, जो एक एडवांस टेक है, कि ये माना से चलता है और बाहर के सारे शोर को ब्लॉक कर देता है, और ये भी उसी एडवांसमेंट का नतीजा है। जैसे ही वो उस बंजर जमीन की तरफ नीचे उतरते हैं, चेयरमैन अपनी मंजिल का खुलासा करता है। वो गोसा लोक के ऊपर उड़ रहे हैं, जो दुनिया के 8 सबसे खतरनाक इरोजन जोन्स में से एक है, जिसे ग्रेट 80s में से एक कहा जाता है। वो जोन की 13 साल पुरानी भयानक कहानी सुनाता है, जब वो बिना किसी वार्निंग के अचानक प्रकट हुआ और एक पूरे शहर को निगल गया, और उसके सारे लोग एक गहरी खाई में समा गए। बस कुछ ही दिनों में एक पूरा महानगर बिना किसी आहट के गायब हो गया। जो कुछ लोग शुरुआती तबाही से बच भी गए थे, उन्हें भी उन मॉन्स्टर्स ने जल्द ही खत्म कर दिया, जो अब उस इरोडेड एरिया को अपना घर कहते थे। चेयरमैन बताता है कि जहां इन जोन्स ने दुनिया भर की सरकारों को कमजोर कर दिया, वहीं इसने नए पावर डायनामिक्स भी बनाए। चांस्योक ने अब तक सब्र से सब कुछ सुना, लेकिन अब वो सीधा मुद्दे पर आता है और चेयरमैन से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। चेयरमैन खुलासा करता है कि ताइबे गिल्ड का यून सुंगह्युन हाल ही में उससे मिलने आया था। लगता है कि गिल्ड इस बात से काफी नाराज था कि चांस्योक ने उनका रिक्रूटमेंट ऑफर ठुकरा दिया था। फिर चेयरमैन बताता है कि सुंगह्युन ने उसका पर्सनल एड्रेस मांगा था। चेयरमैन उसे चेतावनी देता है कि ताइबे कजिस की लाठी उसकी भैंस वाली विचारधारा पर काम करता है, और जो उन्हें चाहिए उसे पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। चांस्योक दांत पीसता है और मन ही मन ये मानता है कि सुंगह्युन जैसे पावर हाउस से सीधी टक्कर लेना उसके करंट लेवल पर मुश्किल होगा। चेयरमैन सही अंदाजा लगा लेता है कि चांस्योक बिना किसी बड़े गिल्ड के सहारे के अकेले काम करने का इरादा रखता है। वो चांस्योक को खुद को बचाने का एक रास्ता सुझाता है, एसोसिएशन से सीधे हाई प्रोफाइल मिशन लेकर अपनी रेप्यूटेशन और दबदबा बनाना। चांस्योक को अब सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। ये पूरा सफर, दुनिया का पाठ, ये चेतावनियां, इन सब का एक मकसद था। वो ये दिखावा खत्म करता है और सीधे चेयरमैन से पूछता है कि इस मदद की क्या कीमत है। चेयरमैन बस मुस्कुराता है और कहता है कि चांस्योक को बस इतना याद रखने की जरूरत है कि मुश्किल समय में उसकी मदद किसने की थी। फिर वो चांस्योक को एक लिफाफा थमाता है, जिसमें एसोसिएशन की तरफ से उसका पहला ऑफिशियल मिशन होता है। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है, चांस्योक मिशन को देखता है और सोचता है कि अपनी हैसियत बनाने के लिए ये डील बुरी नहीं है। फिर वो इसकी डिटेल्स पूछता है। काम है ज़रूरी सामान से भरे एक कार्गो शिप को बुसान से नानिंग तक एस्कॉर्ट करना। एक आसान सा काम जिसे इरोडेड जोन्स की मौजूदगी मुश्किल बना देती है। लेकिन ज़रूरी सामान को लेकर चांस्योक की परिभाषा चेयरमैन से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि कार्गो लिस्ट में रोलेक्स घड़ियां, लग्जरी कारें और महंगी शराब शामिल थी। वो रूखेपन से सोचता है कि 20 सालों में चीज़ें कितनी बदल गई हैं। चेयरमैन उसके अजीब 20 साल वाले कमेंट पर ध्यान देता है, लेकिन बात आगे बढ़ाता है, ये समझाते हुए कि भले ही दुनिया में उथल पुथल मची हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये लग्जरी सामान असल में दूसरे देशों को कोरिया के पाले में रखने के लिए एक तरह की रिश्वत है। ये सुनते ही चांस्योक अपना सीट बेल्ट खोलता है और साफ साफ मिशन करने से मना कर देता है। चेयरमैन चौंक जाता है और जोर देकर कहता है कि ये काम कोरियाई सरकार के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन चांस्योक अपना मन बना चुका था।
उसे राजनीति की इस गंदी दुनिया में उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चेयरमैन उस रूकी पर इल्जाम लगाता है कि नई नई मिली शोहरत उसके सिर चढ़ गई है। जब चांस्योक शांति से हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे की ओर बढ़ता है तो चेयरमैन चिल्लाकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। चांस्योक बड़े आराम से उसे राइड के लिए धन्यवाद कहता है और फिर ऐलान करता है कि वो सियोल तक तैरकर खुद ही वापस चला जाएगा। और इसी के साथ दुनिया का नंबर 1 हंटर हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देता है, अपने पीछे एक हक्के बक्के चेयरमैन को छोड़कर। पानी में एक जोरदार छपाक की आवाज आती है। चेयरमैन के पास शब्द नहीं बचते। वो बस ये बड़बड़ाता रह जाता है कि आजकल के बच्चों में कितनी हिम्मत आ गई है। उसी शाम सीन हलचल भरे इंचियोन पोर्ट पर शिफ्ट होता है। एक अकेला डॉक वर्कर एक गर्म ड्रिंक पीते हुए शांति के कुछ पल बिता रहा है। अचानक घाट के बगल का पानी जोर जोर से उथल पुथल करने लगता है। पूरी तरह से भीगा हुआ चांस्योक अपनी लंबी तैराकी के बाद हाँफते हुए पानी की सतह से बाहर निकलता है। वो चेयरमैन की डराने धमकाने वाली तरकीबों के बारे में बड़बड़ाता है, जबकि वो चौंका हुआ वर्कर बस कंफ्यूजन में उसे बधाई दे पाता है उस चीज के लिए जिससे भी वो गुजरा था। चांस्योक बस उसे धन्यवाद कहता है। उसका दिमाग पहले से ही अपनी अगली चाल पर है। इस पूरे वाकये ने उसके इरादे को और भी पक्का कर दिया है। वो जानता है कि अब उसे किसी भी चीज से ज्यादा अपनी खुद की ताकत बनाने की जरूरत है। वो अपनी पावर और दबदबा तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे मुश्किल और थका देने वाले काम खोजने का फैसला करता है। उसने ठान लिया है कि वो इतना ताकतवर बन जाएगा कि कोई भी, न गिल्ड न सरकार, उसे दोबारा कभी अपनी मनमानी करने पर मजबूर नहीं कर पाएगा। इस नए लक्ष्य के साथ वो अपना फोन निकालता है और एक सही मिशन की तलाश शुरू कर देता है। उसे जल्दी ही एक मिल भी जाता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सुशिमा आइलैंड पर किडनैपिंग के शिकार हुए लोगों के एक ग्रुप की मदद करना। मिशन ब्रीफिंग में अनुमानित खतरे का लेवल ग्रेड 2 इरोजन जोन बताया गया है। जैसे ही बंदरगाह पर सूरज डूबता है, चांस्योक एक क्रेन के ऊपर बैठकर आगे के रास्ते के बारे में सोच रहा है। वो एक गहरी सांस लेता है, ये जानते हुए कि आज के बाद से वो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है। चैप्टर की शुरुआत होती है 3 सितंबर से, जहां कुछ लोकल मछुआरे हेयरटेल सीजन के लिए समुंदर में निकले थे, आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान। लेकिन उस दिन समुंदर में कुछ तो अजीब था। गहराइयों से एक नया और खौफनाक शिकारी बाहर आ चुका था। सुशिमा आइलैंड पर रहने वाले एरोडेड क्रीचर्स ने एक फिशिंग बोट पर हमला कर दिया और बेचारे मछुआरों को अपने शिकार की तरह किडनैप कर लिया। जो कुछ लोग वहां से बचकर निकल पाए वो बुरी तरह सदमे में थे। उनकी डरावनी बातों से पता चल रहा था कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। उनके बयान से ये तो कन्फर्म हो गया था कि मछुआरे अभी भी जिंदा हैं। जिसके बाद सुशिमा आइलैंड के उन खतरनाक किनारों पर एक अर्जेंट रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। सीन कट होकर चांस्योक के अपार्टमेंट पर आता है, जहां वो उस मिशन की डिटेल्स देख रहा था जो उसने अभी अभी एक्सेप्ट किया है। इस मिशन का इनाम था पूरे 55 मिलियन वॉन और ये अमाउंट देखते ही उसका ध्यान खिंच जाता है। वो सोचता है कि अगर वो इस मिशन को अकेले करता है तो सारा इनाम उसका होगा, और एक अकेले काम के लिए ये कोई बुरा अमाउंट नहीं है। इतना ही नहीं, होस्टेजेस को सक्सेसफुली बचाने पर प्रेस में उसकी एक अच्छी स्टोरी छपेगी और उसकी फेम भी आसमान छूने लगेगी। वो फैसला करता है कि ये रिस्क लेने लायक है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये मिशन उसके पिछले मिशन जितना सीधा साधा नहीं होगा। उसे याद आता है कि ग्रेड 3 इरोजन जोन के क्रीचर्स में एक टैंक जितनी तबाही मचाने की पावर थी, लेकिन ये नया मिशन ग्रेड 2 का है, जहाँ के इरोडेड क्रीचर्स की तुलना बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स से की जा सकती है। और ग्रेड 1 जोन तो इतना खतरनाक होता है कि एक अकेले क्रीचर से लड़ने के लिए पूरे देश को एक साथ आना पड़ता है। चांस्योक अपने ऑप्शंस तौल रहा था। उसका पैराडॉक्स ब्लैक फ्लेम ग्रेड 3 के लिए तो काफी था, पर उसे यकीन नहीं था कि वो अकेले ग्रेड 2 जोन को झेल पाएगा। किसी भी तरह के सरप्राइज से बचने के लिए वो फैसला करता है कि उसे अपने साथ एक काबिल इंसान की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम यह थी कि ज्यादातर पावरफुल हंटर्स किसी सिविलियन की पोस्ट की हुई ऐसी रिक्वेस्ट पर ध्यान भी नहीं देते, पर तभी उसके दिमाग में इस काम के लिए एक परफेक्ट इंसान का ख्याल आता है। सीन कट होकर खुले समुंदर पर आता है। चांस्योक अब पूरे कॉम्बैट गियर में, हाथ में भाला लिए एक बोट के डेक पर खड़ा है। वो अपने साथी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उन्हें सुशिमा आइलैंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और पता चलता है कि उसकी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि हान सांगा है। वो बताती है कि करीब 1 घंटा लगेगा, और चांस्योक उसे अपनी स्टैमिना बचाने की सलाह देता है और वॉर्न करता है कि ये फाइट उनकी पिछली फाइट से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है, उसकी पार्टनर की नज़र उसके इक्विपमेंट पर जाती है, खासकर उसके कंधे पर लगे उस चमचमाते आर्मर पर। वो अपनी एक्सपर्ट नज़रों से पहचान लेती है कि ये रेयर लिमिटेड एडिशन आयरन सेराफ का शोल्डर गियर है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला। चांस्योक बड़े आराम से बताता है कि ये उसे एक कबाड़ी वाले से गिफ्ट में मिला है, जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है।
फिर वो घमंड से मुस्कुराता है और कहता है कि उसके जैसे राइजिंग स्टार से लोगों की एक्सपेक्टेशंस का लेवल ही अलग होता है, तुम्हारी तरह नहीं, जो सिर्फ एक वैलेडिक्टोरियन टाइटल वाली रूकी हो। सांगा उसे घूर कर देखती है। उसे उसका ये ताना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ याद आ जाता है। सीन कुछ दिन पहले के फ्लैशबैक में जाता है, जहां चांसे ओक ने उसे रिक्रूट किया था। उसने सांगा को मिशन पर पार्टनरशिप ऑफर करने के लिए कॉल किया था, लेकिन वो काफी घबराई हुई लग रही थी। वो उसे याद दिलाती है कि ग्रेड 3 जोन में वो मरते मरते बची थी और ग्रेड 2 को फेस करने का ख्याल ही डरावना है। चांसेओक एक पल के लिए रुकता है और जवाब देने से पहले उसके डर को महसूस होने देता है। फिर वो सीधा मुद्दे की बात पर आता है और एक सिंपल सा सवाल पूछता है, क्या तुम और स्ट्रांग नहीं बनना चाहती? वो उसे उसकी ही कही हुई पुरानी बात याद दिलाता है, जब उसने कहा था कि वो चांसेओक से सीखना चाहती है क्योंकि दोनों में से वो ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर वो अपना मेन दांव खेलता है, एक ऐसा ऑफर जिसे वो मना ही नहीं कर सकती थी। वो गारंटी देता है कि अगर वो उसे ज्वाइन करती है तो वो उसे पर्सनली सिखाएगा और वादा करता है कि वो उसे अभी से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। ये सुनते ही उसका इरादा पक्का हो गया। यही तो वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रही थी। और ज्यादा पावरफुल बनने के पीछे उसकी अपनी कुछ गहरी वजहें हैं, और वो ताकत पाने का ख्याल ही उसके लिए काफी मोटिवेशन था। वो तुरंत उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि अगर स्ट्रांग बनने के लिए उसे नर्क में भी कूदना पड़ा तो वो कूदेगी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तभी बोर्ड पर एक अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। घने कोहरे के बीच उन्हें अपने टारगेट्स नजर आते हैं, 5 अनजान जहाजों का एक बेड़ा। चांसेओक और सांगा उन अजीब जहाजों को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। सांगा पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। चांसेओक कहता है कि उन्हें चुपचाप आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जहाज पर सिविलियंस भी हैं। वो आइडियाज के लिए सांगा की तरफ मुड़ता है, पर जो वो देखता है उससे हैरान रह जाता है। वो देखता है कि सांगा हवा में तैर रही है। वो पूछता है, तो तुम भी ये कर सकती हो? सांगा पागलों की तरह हंसने लगती है। उसे लगता है कि चांसेओक मान रहा है कि वो खुद ये नहीं कर सकता, पर असल में वो भी ये नहीं कर सकता था। वो एक आसान रास्ता अपनाता है और सीधा उफनते हुए समुंदर में छलांग लगा देता है। सांगा को अपनी पीठ पर बिठाकर वो तेजी से पानी चीरते हुए आगे बढ़ता है और बताता है कि वो अभी भी पानी की सतह पर नहीं दौड़ सकता, अभी तक तो नहीं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचते हैं, वो अपने एनहांस सेंसेस से जहाज़ों के बेड़े को स्कैन करता है। वो सांगा को सबसे करीबी जहाज की तरफ इशारा करता है और उसे बाकियों से दूर रहने के लिए वार्न करता है। उसका माना सेंस उसे बताता है कि पीछे वाले जहाज़ों से कहीं ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा है। जैसे ही वो जहाज पर चढ़ते हैं, सांगा डेक पर इंसानों जैसे दिखने वाले लोगों को देखकर चौंक जाती है, लेकिन पास से देखने पर एक कहीं ज्यादा भयानक सच्चाई सामने आती है। चांसेओक उसे अपनी आंखें खोलकर दोबारा देखने को कहता है। ये चीजें इंसान नहीं हैं। वो अजीब और घिनौने तरीके से चल रहे थे और अब पता चलता है कि ये अनडेड मॉन्स्टर्स की एक भीड़ है। सांगा तुरंत एक्शन में आती है और बड़ी खूबसूरती से जहाज की रेलिंग पर लैंड करती है। चांसेओक उसके पीछे एक भद्दी सी लैंडिंग करता है और उसे वार्न करता है कि ऐसे शो ऑफ करने से तुम्हारे जॉइंट्स खराब हो जाएंगे और तुम फालतू में सबका ध्यान खींचोगी। और वो सही था। डेक पर मौजूद सारे घूल्स धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ते हैं। खतरे को भांपते हुए चांसेओक की आंखें चमक उठती हैं। वो अपना पैर जमीन पर पटकता है, जिससे हर तरफ प्रोजेक्टाइल्स फैल जाते हैं। मॉन्स्टर्स एक ही हिट में खाक हो जाते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये लो टियर ग्रेड 2 मॉन्स्टर्स हैं। ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसका मतलब ये फाइट मैनेजेबल होनी चाहिए और ये उसकी नई पार्टनर के लिए एक परफेक्ट टेस्ट भी है। तभी हान सांगा हरे रंग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक जबरदस्त वेव छोड़ती है, जो अनडेड की पहली वेव को चीर कर रख देती है। वो तारीफ की उम्मीद में पीछे देखती है, लेकिन चांसेओक उसे बुरी तरह डांट देता है। वो उस पर चिल्लाता है कि उसने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया है। वो उसे डांटता है और कहता है कि ऐसे तो वो बहुत जल्दी थक जाएगी, जबकि इन कमजोर मॉन्स्टर्स के लिए बहुत कम आउटपुट भी काफी है। वो अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ाई के बीच में उसकी इस कठोर सीख को समझना मुश्किल हो रहा था। चांसेओक लगातार उसे इंस्ट्रक्शंस चिल्लाकर बताता रहता है। वो भीड़ से लड़ते लड़ते उसे माना को सही से इस्तेमाल करने की कोचिंग भी दे रहा था। वो अपना आउटपुट एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने प्रेशर में उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है। जब वो उस पर और ज्यादा पावर कम करने के लिए चिल्लाता है तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। ये तनाव भरा माहौल उसके दिमाग में एक दर्दनाक पुरानी याद ताज़ा कर देता है। उसे कमजोर होने का वो कभी न खत्म होने वाला अंधेरा और अकेलापन याद आता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वापस न जाने की उसने कसम खाई थी। इसीलिए उसे हर हाल में स्ट्रांग बनना ही होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। अपने दर्द भरे अतीत से हिम्मत लेकर वो एनर्जी का एक और पावरफुल लेकिन बेकार ब्लास्ट करती है, जिससे मॉन्स्टर बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है।
शिप पर मौजूद आखिरी मॉन्स्टर भी धूल में मिल जाता है। सांगा अपनी सांसें काबू में करती है। बैटल का एड्रेनालाइन अभी भी उसकी रगों में दौड़ रहा था। चांगसेओक पास ही के एक शिप की रेलिंग पर बड़ी नज़ाकत से लैंड करता है और बड़े कैजुअली पूछता है कि क्या उसका काम हो गया। साथ ही ये भी बताता है कि उसने अकेले ही एक पूरा शिप साफ कर दिया है। चिढ़कर सांगा बड़बड़ाती है कि ये कोई शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। अपनी तलवार म्यान में रखते हुए वो सरकास्टिकली उसे एडवाइस के लिए थैंक्स बोलती है। चांगसेओक जवाब देता है कि वैसे भी बहुत से लोग हैं जो उसकी बात नहीं सुनते। सांगा का टोन अब सीरियस हो जाता है और वो मानती है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसे कॉम्बैट एडवाइस दी है। चांगसेओक ये सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या एकेडमी में उसके सीनियर्स ने कभी मदद नहीं की। वो एक कड़वी सच्चाई बताती है कि उसके साथी उसे अकेला छोड़ देते थे क्योंकि वो बहुत तेजी से सीखती थी। वो उसे कहता है कि अगर वो उसकी एडवाइस मानती रही तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमकता है और वो कहती है कि ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसे वो आखिर में पीछे ना छोड़ सके। चांगसेओक उसके इस बोल्ड डिक्लेरेशन से चौंक जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता और वो जिंदगी भर उसी से सीखेगी। घोस्ट शिप्स को क्लियर करने के बाद वो लोग त्सुशिमा आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां असली रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। कोस्ट गार्ड उन्हें सैल्यूट करते हैं और वादा करते हैं कि वो एक्सट्रैक्शन के लिए जियोजे आइलैंड पर तैयार रहेंगे। चांगसेओक उन्हें थैंक्स कहता है, पर उसका पूरा फोकस आगे आने वाले खतरनाक काम पर था। उसे जरूरी इंटेल याद आता है। होस्टेजेस को एक टेंपल में बंदी बनाया गया है। सांगा कंफर्म करती है कि आइलैंड पर 2 टेंपल हैं, गाइजन टेंपल और अताजुमी टेंपल। वो बताती है कि गाइजन टेंपल सबसे पास है, जहां पैदल कुछ घंटों में पहुंचा जा सकता है। लेकिन चांगसेओक को उनके प्लान में एक बड़ी कमी नजर आती है। वो लोग जा तो खाली हाथ रहे हैं, लेकिन उन्हें 15 हॉस्टेजेस को वापस बाहर लाना है। अगर कोई भी मछुआरा घायल हुआ तो वापसी का सफर कई गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसका माना सेंस आइलैंड के कोहरे में छिपे एक भयानक ऑरा को डिटेक्ट कर लेता है। वो जानता है कि अनगिनत मॉन्स्टर्स बिना रुके उनका शिकार करेंगे, किसी भी हमले से बचने और सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्हें एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। पास में खड़ी एक वैन को देखकर वो सांगा से पूछता है कि क्या उसे ड्राइव करना आता है। वो कॉन्फिडेंस से हाँ कहती है और सोचती है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ती है और अगले ही पल चांगसेओक खुद को चीखते हुए पाता है। वैन पागलों वाली स्पीड से जंगल के रास्ते को चीरती हुई जा रही थी। वो सांगा पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या ब्रेक सिर्फ सजावट के लिए हैं। दोनों उस चलती फिरती आफत के अंदर किसी गुड़िया की तरह इधर उधर उछल रहे थे। सांगा भी चिल्लाकर जवाब देती है कि अगर उसे उसकी ड्राइविंग पसंद नहीं है तो वो खुद चला ले। चांगसेओक समझदारी दिखाते हुए उसे अपना ये डिमोलिशन डर्बी जारी रखने देता है। वो छत पर चढ़ जाता है और ये मानता है कि क्योंकि उसने 20 साल से गाड़ी नहीं चलाई है तो वो शायद इससे भी बुरा चलाएगा। वो घमंड से कहता है कि वैसे भी वो लड़ने में ज्यादा बेहतर है और तभी मॉन्स्टर्स का एक झुंड सामने आ जाता है। एक्शन में आते हुए वो अपना रोप स्पीयर सामने वाले एक बड़े मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। स्पीयर सीधा निशाने पर लगता है। चांगसेओक का अटैक जबरदस्त फोर्स के साथ लगता है और मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। उसे कुछ और मॉन्स्टर्स एक चट्टान पर चढ़ते हुए दिखते हैं और वो सांगा को वार्निंग देता है। सांगा अपने दांत पीसती है और उसे कहती है कि ये उस पर छोड़ दे। चांगसेओक के माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़कती है जब उसे एहसास होता है कि वो क्या करने वाली है। वो जोर से गाड़ी घुमाती है और वैन को दीवार पर चढ़ने वाले उन मॉन्स्टर्स से दूर ले जाती है। वो पागलों की तरह हंसती है और चिल्लाती है कि ये सड़क सिर्फ उसकी है। चांगसेओक के पास कहने को कुछ नहीं बचता और वो सोचता है कि शायद आखिर में उसे ही ड्राइविंग करनी चाहिए थी। सांगा की अजीबोगरीब ड्राइविंग की बदौलत वो लोग काफी जल्दी पहुंच जाते हैं। जल्द ही वैन एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए लकड़ी के रास्ते के पास पहुंचती है। मॉन्स्टर्स की भीड़ अभी भी उनके पीछे पड़ी थी। इस पूरी अफरा तफरी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चांगसेओक को आगे उनकी मंजिल दिख जाती है, गाइजन टेंपल। वो सांगा से कहता है कि सीधा अंदर चले। सांगा पूछती है कि उन मॉन्स्टर्स की फौज का क्या करें जो अभी भी उनका पीछा कर रही है। वो कहता है कि वो उन्हें संभाल लेगा और चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है, जबकि सांगा टेंपल के गेट की तरफ पूरी स्पीड से गाड़ी बढ़ा देती है। जैसे ही वो कूदता है, चांगसेओक का हाथ उसके पैराडॉक्स फ्लेम की डार्क एनर्जी से भर जाता है। पीछा करने वालों के बीच लैंड करते हुए वो एक जबरदस्त अटैक के लिए तैयार होता है। वो कसम खाता है कि जब ये लोग पीछा करने पर इतना ही तुले हैं तो वो हमेशा के लिए उनका रास्ता बंद कर देगा। वो बैंगनी और काले फ्लेम्स का एक बड़ा धमाका करता है जो पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लेता है। अब उस भीड़ से निपटने के बाद वो अपना ध्यान टेंपल की ओर लगाता है। जैसे ही वो उस पवित्र जमीन पर कदम रखता है, आग की लपटें शांत होकर गायब हो जाती हैं। अंदर उसे पकड़े हुए मछुआरे मिलते हैं जो बंधे हुए और बुरी तरह डरे हुए थे। सांगा उनके पास जाती है
और खुद को एसोसिएशन की एक हंटर बताती है। लेकिन वो मछुआरे जो अपनी आपबीती से पूरी तरह टूट चुके थे, सिर्फ और सिर्फ घबराहट में रिएक्ट कर पाते हैं, और सांगा उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती है। उनका डर पागलों वाली चीखों में बदल जाता है क्योंकि उनकी नजरें सांगा के पीछे किसी चीज पर टिक जाती हैं। कंफ्यूज सांगा को एक जबरदस्त प्रेजेंस महसूस होती है। एक विशाल कवच पहना हुआ समुराई मॉन्स्टर अपनी तलवार उठाए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इससे पहले कि वो तलवार नीचे आती, चांस्योक उस विशाल हथियार को अपने स्पीयर से रोक लेता है। वो सांगा को ऑर्डर देता है कि होस्टेजेस को फौरन वैन में ले जाए। वो ऐलान करता है कि इससे वो अकेले ही निपटेगा। समुराई चांस्योक पर तेजी से एक के बाद एक कई स्लैश करता है, जिसे हमारा हीरो आसानी से रोक लेता है। बिना कोई मौका दिए समुराई ऊपर से नीचे की तरफ एक जोरदार हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, सांगा अपनी वैन से उस समुराई को टक्कर मार देती है। वो चिल्लाती है, मर जा। समुराई का सिर सीधा दीवार में जाकर धंस जाता है और उसका डिजाइनर हेलमेट चकनाचूर हो जाता है। वो विशाल मॉन्स्टर नीचे ढेर हो जाता है और उसका आतंक यहीं खत्म। चांस्योक उस गिरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा था। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सामने का खतरा टलते ही वो सांगा की तरफ मुड़कर एक सीरियस डिमांड करता है कि वो वादा करे कि वो फिर कभी ड्राइविंग नहीं करेगी, और इसके लिए अपनी पिंकी फिंगर भी आगे बढ़ाता है। अपनी टूटी फूटी वैन में वापस बैठकर सांगा फुल स्पीड में वैन भगा ले जाती है, उस मंदिर और उसके खौफ को पीछे छोड़ते हुए। वो चांस्योक से आगे सड़क पर नजर रखने को कहती है। तभी अचानक अंधेरे में दर्जनों लाल चमकती आंखें दिखने लगती हैं। पेड़ों के बीच से मॉन्स्टर्स की एक नई फौज निकल आती है। चांस्योक की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे पीछा कर रहे इन क्रीचर्स में कुछ अजीब लगता है। सांगा पीछे मुड़कर देखती है और ये देखकर वो भी हैरान रह जाती है कि एक मॉन्स्टर गाड़ी से कुचलने के बाद भी जिंदा बच गया था। वो घूल्स एक झुंड में उन पर टूट पड़ते हैं और उनकी मूवमेंट्स डरावनी हद तक तेज और कोऑर्डिनेटेड थीं। चांस्योक सांगा से उसकी तलवार मांगता है। तलवार की मूठ पर सांगा की पकड़ और मजबूत हो जाती है। एक स्वॉर्ड्सवुमन होने के नाते उसकी प्राइड को ठेस पहुंचती है। वो शांति से उसे याद दिलाता है कि हॉस्टेजेस की जान उसके ऑनर से ज्यादा जरूरी है। ना चाहते हुए भी वो उसे तलवार थमा देती है। वो कटाना को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपना माना फोकस करता है, उसकी कलाई पर लगा डिवाइस तेज नीली रोशनी से चमकने लगता है। वो धीरे से कहता है कि वो इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। सीन कुछ दिन पहले का है, ग्योदोंग-डो के वीरान ग्रेड 3 इरोजन जोन के अंदर का। उसे मलबे के बीच एक अनएक्सपेक्टेड चीज मिलती है, हाईटेक ग्लव्स की एक जोड़ी, जिसमें से मैजिकल एनर्जी की वाइब्स आ रही थीं। वो उन्हें पहन लेता है और पहनते ही उसे अपने अंदर पावर का एक जबरदस्त उछाल महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली ग्लव्स नहीं हैं, ये एक माना बैटरी हैं जो सीधे हवा से एनर्जी स्टोर करती हैं। वो समझ जाता है कि इनका डिज़ाइन किसी यूज़र के माना फ्लो को एम्पलीफाई और सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को देखते हुए उसके पास लगभग 5 मिनट का समय था। वो सोचता है कि उन 5 मिनटों के दौरान वो ली सियून जैसे फाइटर को भी बराबर की टक्कर दे सकता है। वापस प्रेजेंट में वो स्टोर की हुई एनर्जी को रिलीज करता है और ग्लव्स पूरी पावर से चमक उठते हैं। तलवार में से चमकती हुई एनर्जी का एक जाल सा निकलता है जो उनके पीछे की पूरी सड़क पर फैल जाता है। ड्राइवर सीट पर बैठी सांगा बस हैरानी से ये सब देखती रह जाती है। रोशनी के हटते ही वहां सिर्फ धूल नजर आती है। मॉन्स्टर्स की पूरी फौज एक ही झटके में राख बन चुकी थी। अपना काम खत्म करके चांस्योक उसे बिना पीछे देखे सीधे पोर्ट की तरफ ड्राइव करने को कहता है। सांगा बिना एक पल गवाए सेफ्टी की उम्मीद में वैन को तेजी से आगे बढ़ाती है। वो जल्द ही हताकात्सु पोर्ट पहुंच जाते हैं, जो उनका एक्सट्रैक्शन पॉइंट था। लेकिन उनकी ये राहत बस कुछ ही पल की थी। वो पोर्ट जिसे सेफ होना चाहिए था, असल में वैसा बिल्कुल नहीं था। मॉन्स्टर्स का एक और बड़ा झुंड उन्हें घेर लेता है और कोस्ट गार्ड तक जाने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। सांगा सोचती है कि क्या उन्हें रुककर लड़ना चाहिए, क्योंकि वैन की हालत अब जवाब दे चुकी थी। लेकिन चांस्योक शांत रहता है और उसे गाड़ी चलाते रहने का ऑर्डर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स गाड़ी पर हमला करते हैं, वैन एक नीले रंग के बैरियर के अंदर से गुजर जाती है। वो क्रीचर्स बैरियर को पार करने की कोशिश में चीखते हैं और उन्हें मजबूरन वैन को छोड़ना पड़ता है। एक एक करके वो सब उस तेज रफ्तार गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और फिर अचानक ही मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड एक साथ रुक जाता है, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। सांगा पीछे देखती है। उनके इस अजीब बर्ताव से वो कंफ्यूज थी। उसकी नज़र पास की दीवार पर बने एक चमकते हुए गोल्डन सिजल पर पड़ती है। ये एक ब्लेसिंग सर्कल टेक्निका थी, जो कि एक पावरफुल एक्सॉर्सिज्म रिचुअल है। चांस्योक बड़े आराम से बताता है कि ये एक सिंपल सा स्पेल है जो मॉन्स्टर्स को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब वो पूछती है कि उसने ये कहाँ से सीखा,
तो वो घुमा फिराकर जवाब देता है कि ये दूसरी दुनिया से लाया हुआ एक सुवेनियर है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सांगा कुछ नहीं जानती। जैसे ही वो वैन से बाहर निकलते हैं, सांगा पूछती है कि क्या ये स्पेल किसी भी तरह के मॉन्स्टर को हरा सकता है। वो कहता है कि काश ये इतना आसान होता, लेकिन ये असली खतरों पर काम नहीं करता। और मानो उसके कहने की ही देर थी, धुंध के बीच से वही समुराई निकलकर आता है। ब्लेसिंग सर्कल का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी ऑफरिंग को प्रोटेक्ट करने की बात करते हुए घुर्राता है और उसकी इकलौती लाल आंख गुस्से से चमक रही थी। उसकी पावर को महसूस करते ही सांगा की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। चांस्योक भी हवा में आए इस बदलाव को महसूस कर लेता है। उसे एहसास होता है कि इस मॉन्स्टर के पास क्लेयरवॉयंस है, यानी हमलों का पहले से ही अंदाजा लगा लेने की एबिलिटी, एक ऐसी स्किल जो किसी की भी समझ से बाहर थी। ये जानकर वो अंदर तक हिल जाती है। आखिर वो ऐसे किसी से कैसे लड़ सकते हैं जो उनके हमला करने से पहले ही उनका अगला मूव जानता हो। लेकिन चांस्योक बस हंस देता है और उसे ऐसी फैंसी टेक्निक्स की चिंता न करने को कहता है। वो इन्हें सिर्फ एक आंखों का धोखा बताता है। वो कहता है कि वो उसे दिखाएगा कि इस तरह के ओपोनेंट से कैसे निपटा जाता है। समुराई एक पल के लिए चौंकता है और तेजी से अपनी तलवार खींच लेता है और उसे घुमाकर दिखाता है कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। सांगा शौक में देखती रह जाती है जब चांस्योक बड़े आराम से उस मॉन्स्टर की तरफ चलने लगता है। वो समझाता है कि क्लेयरवॉयंस जैसी सो कॉल्ड मास्टरी बस एक्सपीरियंस से पैदा हुआ एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये सामने वाले के इरादों को भांप कर किया गया एक सबकॉन्शियस रिएक्शन है जिसे एक सच्चा वॉरियर आसानी से पार कर सकता है। वो दूसरी लेजेंडरी टेक्निक्स के नाम गिनाता है, स्वॉर्ड माइंड ट्रांस, रिटर्न टू ओरिजिन, और कहता है कि ये सब सिर्फ नाम के हैं। वो डॉक पर अपने पैर जमा लेता है, उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए एकदम तैयार। वो ऊपर उस विशाल मॉन्स्टर को देखता है और उसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, और एक ही पल में रोशनी की एक तेज लकीर चमकती है। और इससे पहले कि समुराई कुछ समझ पाता, वो 2 टुकड़ों में कट चुका था। उसका आर्मर्ड शरीर उसके चारों ओर टुकड़ों में बिखर जाता है। वो सांगा से कहता है कि ये फ्लैशी टाइटल्स एक जाल की तरह होते हैं। ये लोगों को ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी पीक पर पहुंच गए हैं, और इस वजह से वो और स्ट्रांग बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। बैटलफील्ड पर ऐसे धोखे किसी काम के नहीं होते। वो ये बात इसलिए जानता है क्योंकि उसने खुद इसे एक्सपीरियंस किया है और इसी जाल से बाहर निकलने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सांगा की तरफ मुड़ते हुए वो आखिर में एक तीखा ताना मारता है। वो कहता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो उसकी ड्राइविंग से बच गया हो, उसका क्लेयरवॉयंस जैसे गिमिक पर डिपेंड करना सच में शर्म की बात है। चांस्योक के शब्द और उसके एक्शन ताकत को लेकर सांगा की पूरी सोच को हिलाकर रख देते हैं। अब उसे समझ आता है कि उसका अब तक का इरादा बस एक आधे अधूरे मन से की गई कोशिश थी। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे चांस्योक की तरह सच में ताकतवर बनना होगा। अपनी आंखों में एक नई आग लिए वो चलकर उसके पास जाती है। उसे चांस्योक से एक फेवर चाहिए था। वो उससे कहती है कि वो उसे लड़ना सिखाए, इस बार असली वाली फाइटिंग।